एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है फेंग यून को, जो कि काफी दाम चैलेंज करने के बाद वापस से जाने लगता है और कह रहा होता है कि इस बार चैलेंज करने के बाद मैंने वाकई में बहुत ज्यादा चीजें कमा ली हैं और बहुत ज्यादा ड्रॉप भी मिल चुका है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं आज के फाइट के दौरान मैंने जुओ कुन लॉन्ग के जो इंच टूर स्टेप है और ब्लैक गोल्ड ईगल के फेदर्स हैं वो सब कुछ मुझे मिल चुका है। अब जो एग्जाम का रिजल्ट है वो जल्दी अनाउंस होने वाला है, तो मुझे जल्द से जल्द वहां पर जाकर उसे चेक करना होगा। लेकिन जब वो रिजल्ट सेंटर के सामने जाकर खड़े होकर देखता है तो वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी होती है, जिसको देखकर वो काफी कंफ्यूज होता है। और जितने भी स्टूडेंट होते हैं वे सभी के सभी लोग इस रिजल्ट को देखते हैं तो वो बस गालियां दे रहे होते हैं, क्योंकि वो उस किसी को कह रहे होते हैं कि इस बंदे ने बस चीट किया होगा, ये कितना ज्यादा शेमलेस बंदा है। और वो जो मिस्टर बाय होता है वो उससे कहने लगता है कि हमें जल्द से जल्द प्रिंसिपल के पास जाना होगा और उनसे एक्सप्लेनेशन मांगनी होगी इस टॉपिक के बारे में। जब फैंगिन उसके बारे में सुनता है तो वो काफी सरप्राइज होते हैं, कहने लगता है कि आखिरकार किसके बारे में ये लोग बात करने में लगे हुए हैं, किसने चीटिंग कर ली है। लेकिन जब जैसे ही वो लिस्ट को देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसको ट्रिपल एस रैंक मिली है और बाकी तीनों को एस रैंक मिली है। ये देखने के बाद तो वो खुद भी काफी तरीके से शॉक हो जाता है। और तभी में प्रिंसिपल के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रिंसिपल बात कर रहे होते हैं और तभी भी तीनों के तीनों स्टूडेंट उसके पास पहुंच जाते हैं चिल्लाते हुए। इसको इस तरीके से देखते हुए प्रिंसिपल उनसे पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें इतनी ज्यादा तुम एक्साइटमेंट से क्यों भरे हुए हो। तो ये भाई उससे कहने लगता है कि इस बार का जो एग्जाम के हाईएस्ट स्कोर थे वो तो सिर्फ और सिर्फ एस रैंक थे, तो आखिरकार फैंगी उनको आप ट्रिपल एस रैंक की इस पोजीशन कैसे दे सकते हो। तो वो लड़की कहने लगती है इस बंदे ने जरूरी अपने बैकग्राउंड के कनेक्शन का इस्तेमाल किया होगा। तीसरा बंदा भी कहने लगता है कि ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है, तुमने बिल्कुल सही नहीं किया। ये बात सुनने के बाद वो टीचर वहां पर खड़ा होता है चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम यहाँ पर इस तरीके से बकवास करना बंद करो, चाहे वो रिजल्ट फेयर हो या फिर नहीं हो, ये तुम पर डिपेंड नहीं करता कि तुम यहाँ पर भब्बरा मचाना चालू करो। तो ये प्रिंसिपल उससे कहने लगता है कि ये बात तो रीजनेबल है, ये वाकई में जानना चाहते हैं सच्चाई के बारे में, अगर ऐसी बात है तो चलो चलो मैं तुम सबको कुछ दिखाता हूँ, तब तुम्हें शायद समझ में आ जाएगा। और तभी वो वहां पर टेबल पर बनी हुई रूइन को एक्टिवेट कर देता है और वहां पर होलोग्राम फाइट चलने लगती है, जहां पर फेंगियोन ने उस मॉन्स्टर से फाइट की थी और किस तरीके से वो फाइट कर रहा था। और जब इस तरीके से उसको देखते हैं तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि आखिरकार ये इतना ज्यादा फ्रीसेस बीस्ट कैसा है कि रैंक 1 का फ्रीसेस बीस्ट, हमने इस तरीके की टाइप के मॉन्स्टर के बारे में पहले कभी भी नहीं सुना। तभी प्रिंसिपल उसे एक्सप्लेन करते हुए उससे कहने लगता है कि ये स्टील विल्ड बोर म्यूटेड है रैंक 2 पर इस एग्जाम के दौरान में हो गया था म्यूटेड, लेकिन जो फेंगियोन है उसने इस मॉन्स्टर को हराने में सिर्फ और सिर्फ इसे 5 मिनट लगे थे। जैसे ही ये बात इन बच्चों को पता चलती है तो वो घबराहट के कारण माफी मांगने लगते हैं उस प्रिंसिपल से। तब भी हमें स्टार साइन बेस के आउटर सिटी ब्लैक मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमारा एमसी उस ब्लैक मार्केट में आया हुआ है और कह रहा होता है कि मैंने जानबूझकर उन क्लासेस को स्किप नहीं किया है, बल्कि मैं यहाँ पर कुछ पैसे कमाने के लिए आया हुआ हूँ। जो सामान मुझे मिला था वो बेचूंगा, यहाँ पर मुझे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। और जबकि स्कूल में सभी के सभी लोग मुझे ही ढूंढने में लगे हुए हैं, तो ये सिचुएशन मेरे लिए काफी ज्यादा वियर्ड थी और मुझे लगता है कि अब मैं और ज्यादा समय तक लोकी नहीं रह सकता। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कोई ब्लैक स्टोर ना हो। और तभी जैसे ही अंदर आता है तो कोई आकर उसे कहने लगता है कि कस्टमर, हम लोग अपनी शॉप पर आपका स्वागत करते हैं। और वह एक लड़की होती है और कहने लगती है कि मैं आपकी किस तरीके से मदद करूं। तभी फैमिली ने अपनी वॉइस को चेंज करते हुए उससे कहने लगता है कि मैंने सुना है कि ये जगह है ब्लैक मार्केट की वो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट स्टोर है, तो मैं यहाँ पर कुछ फ्रीसेस बीच के मटेरियल बेचना चाहता हूँ। तभी गोल्डन ईगल के फेदर्स वो निकाल कर उसे दिखाने लगता है, जिसे देखकर वो लड़की उससे कहने लगती है कि ये तो रैंक 3 फ्रीसेस बीस्ट ब्लैक गोल्ड ईगल के फेदर्स है ना। और उसकी अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद उससे कहती है कि अगर इसे गोल्ड एट्रीब्यूट के नॉर्मल गोल्ड एट्रीब्यूट से कंपेयर करें, ये काफी ज्यादा बेटर है और मोर सुटेबल है अच्छे एरोस बनाने के लिए, और ये काफी ज्यादा अच्छा मटेरियल है। तो इसके बदले में एक फेदर के बदले में मैं तुम्हें $10,000 देने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ पर बात करें तो टोटल मिलाकर तुम्हारे पास टोटल 40 फेदर्स पड़े हुए हैं और सभी की सभी कंडीशन एकदम टॉप लेवल की है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे टोटल मिलाकर $400,000 बनते हैं। कस्टमर, आप इसके बारे में क्या सोचते हो। तभी वो मान जाता है बिना किसी परेशानी के और तुरंत आईडी कार्ड दे लगता है, मांगती है तो वो आईडी कार्ड दे देता है उसे तुरंत। और तभी वो पैसों की प्रोसेस चालू रख देती है ताकि सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसे मिल सके इस बंदे की। और इसके कार्ड में सारे के सारा पैसा चला जाता है और वो अपना कार्ड वापस ले लेता है उसे धन्यवाद कहते हुए। और तभी फेंगुइन अपने कार्ड को चेक करता है कि आखिरकार उसमें क्या क्या मिला मुझे। सबसे पहले तो इस कार्ड में इसके इंफॉर्मेशन, आइडेंटिटी कोड नंबर वगैरह वगैरह, स्कूल की इंफॉर्मेशन, और टोटल मिलाकर 4,400 $4,004.75 होते हैं इसके टोटल अकाउंट में। इतना पैसा देखने के बाद वो काफी खुश होती है और कहने लगता है कि मैं तो वाकई में बहुत अमीर बन चुका हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे बैंक कार्ड में कभी किसी समय पर इतना ज्यादा पैसा होगा। बाद में इस पैसे का इस्तेमाल मैं अच्छी तरीके से कर सकता हूँ। एनोनिमस नेम से अपने जो ऑर्फेनेज है उसमें मैं 100,000 200,000 को पहले से डोनेट कर देता हूँ और बाकी के जितने भी पैसे होंगे उसे मैं अपने लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। और जो मैं डोनेट करूंगा उन पैसों से हमारे जो ऑर्फनेज का रहने का माहौल है वो थोड़ा सा बेटर हो सकता है। तभी सेकंड डे दिखाया जाता है स्कूल के सीन, जहाँ पर वो अपने मुंह को ढककर स्कूल में आता है और मन में सोचते हुए कह रहा होता है कि अंत में आकर मुझे स्कूल आना ही पड़ा। अगर मैं स्कूल नहीं आता तो मैं कभी भी अपने प्रिंसिपल और सिस्टर जियालान को एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि आखिरकार मैं स्कूल क्यों नहीं आ रहा हूँ।
और जब वो स्कूल आता है तभी टीचर उसको पीछे से पकड़ लेते हैं और उससे कहने लगता है कि फेंगयून, अच्छा तो तुम यहाँ पर आ चुके हो। जहाँ पर फेंगयून एक्टिंग करने लगता है और खांसते हुए उससे कहने लगता है कि टीचर मुझे माफ कर देना, कल मैंने कुछ ज्यादा ही शौक लग चुका था उस एग्जाम के कारण, मेरा जो इम्यून सिस्टम है वो काफी ज्यादा वीक है और मैं बीमार पड़ चुका था, तो मुझे आधे साल की छुट्टी दे सकती हो क्या आप लोग। ये बात सुनने के बाद टीचर उसको गुस्सा हो जाता है, चिल्लाते हुए कहने लगता है कि आखिरकार तुमने मुझे समझ क्या रखा है, तुम्हें बाकी में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी इस बकवास पर भरोसा करूंगा, तुम जल्दी से मुझे फॉलो करो और प्रिंसिपल ऑफिस में चलो। और वो टीचर उसे घसीट कर पकड़ कर लेके जाता है, जिसको देखकर वो सपना होते मन में सोचते हुए कहने लगता है अब जबकि मुझे इस टीचर ने पकड़ लिया है तो अभी यहाँ से भागने का सिर्फ यही तरीका है, यही मौका है, मुझे इसका फायदा उठा लेना चाहिए और अपने लिविंग के लिए मैं फ्रीसिस बीस्ट को हंट भी कर सकता हूँ। तभी वो टीचर नॉक नॉक करता है दरवाजे को और कहने लगता है कि प्रिंसिपल मैं फेंगुइन को यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। तभी प्रिंसिपल उससे कहने लगता है कि फेंगुइन आखिरकार तुम किस स्टेज पर पहुंच चुके हो, तो मुझे सच सच बताना। तभी फेंगुइन उससे कहने लगता है कि इंटरमीडिएट रिजर्व मॉडल आर्टिस्ट, और बार मैं सोचता है कहने लगता है कि मैंने अब इनसे अपने लेवल के बारे में वैसे भी नहीं छुपा सकता, तो इसलिए बेटर है कि मैं सच सच बता दूं उसे। ये बात सुनने के बाद उसका टीचर शॉक होता है और उससे कहने लगता है कि इंटरमीडिएट रिजर्व मार्शल आर्टिस्ट, आखिरकार तुमने ये किया तो किया कैसे। ये बात सुनने के बाद प्रिंसिपल उससे कहने लगता है कि हम लोग इस वक्त स्कूल पर हैं और हम हर एक स्कूल के स्टूडेंट को किसी ट्रेजर की तरह ट्रीट करते हैं, हम तुम पे जितना ज्यादा फोर्स नहीं लगेंगे, ना ही हम पता लगाने की कोशिश करेंगे तुम्हारी प्राइवेसी के बारे में कि अगर तुमने ये सब कैसे किया, और तुम इस टी को पी सकते हो जो कि इसके सामने रखी होती है, जिसको देखने के बाद वो काफी घबरा जाता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कहीं टी में इसने जहर तो नहीं मिला दिया। तभी प्रिंसिपल उससे कहने लगता है कि जो स्कूल है वो वाकई में बहुत ज्यादा सिंपल है, लेकिन जो सोसाइटी है वो वाकई में बहुत ज्यादा खराब है और बहुत ज्यादा चाओटेक है, लेकिन हमारे जो टीचर्स हैं वो स्कूल में तो कवर कर सकते हैं लेकिन बाहर के इलाके वो कवर नहीं कर सकते, तो जब भी तुम स्कूल से बाहर जाओ तो तुम्हें अपने आप को लो की रखना होगा। ये बात सुनने के बाद फेंगुन काफी सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसका जो प्रिंसिपल है वो उसे बॉक्स देता है और उससे कहने लगता है कि ये तुम्हारे फर्स्ट प्लेस आने का रिवॉर्ड है, ब्लड क्यूपिल, और इसके साथ साथ तुम्हें एक हफ्ते की छुट्टी दी जाएगी, एक हफ्ते बाद तुम्हें यहाँ पर रिपोर्ट करना होगा और हाई रैंक क्लास में वो भी। और इसी तरीके से 1 वीक निकल जाता है और इस 1 वीक के दौरान हमारा एमसी फेंगियो प्रैक्टिस करने में लगा हुआ है और एक जोरदार पंच मारने के बाद मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मेरी जो रैंक है वो एडवांस रैंक रिजर्व मार्शल आर्टिस्ट टेंडोस पर पहुंच चुकी है और 3 मंथ में, यानी कि जब से मैं आया हूँ इस 3 मंथ के दौरान मैंने अपना ज्यादा से ज्यादा समय उस सिस्टम के अंदर ग्राइंड करने में निकाल दिया है और इस वक्त मैं एडवांस रिजर्व मार्शल आर्टिस्ट स्टेज पर पहुंच चुका हूँ बिना किसी परेशानी के। और तभी बहुत ज्यादा एनर्जी उसकी बॉडी को चारों तरफ से घेर लेती है, जिसको देखकर वो कहने लगता है कि बस इतना ही। जो हेवन एंड अर्थ की गॉड एट्रीब्यूट युआन एनर्जी है वो मेरी बॉडी को और ज्यादा स्ट्रेंथ कर रही है, मतलब आई मीन पावरफुल बना रही है, या फिर मैं दूसरे शब्दों में ये कहूँ कि जो एट्रीब्यूट मुझे मिला था सिस्टम के द्वारा जब मैंने उसे हराया था, शायद वो फाइनली अपने एडवांटेज को मुझे दिखाने लगा है कि आखिरकार इसका क्या फायदा है मेरे को। तो इसका मतलब ये हुआ कि एडवांस रिजर्व मार्शल आर्टिस्ट पर उनके खुद के एट्रीब्यूट है वो अपनी पावर दिखाने लगते हैं, क्योंकि जो एट्रीब्यूट मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो युआन एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं अपनी बॉडी से, वो भी किसी भी समय पर और कहीं पर भी, और उस एनर्जी से अपनी बॉडी को फॉर्ज करते हैं, वो भी किसी ब्लड की पिल के मुकाबले में बहुत ज्यादा बेटर। और पिल के मुकाबले में अगर मैं प्रीसियस बीस्ट के फ्लैश या का इफेक्ट है ना वो ज्यादा बेटर लगता है, लेकिन जो सिंगल एट्रीब्यूट है उसकी जो युआन एनर्जी है वो मेरे लिए बिल्कुल भी काफी नहीं होने वाली। मुझे लगता है कि मुझे और ज्यादा से ज्यादा एट्रीब्यूट को फ्यूज करना होगा, टैलेंट को फ्यूज करना होगा अपनी बॉडी से, और जब एक बार मैं सभी के सभी 10 प्रकार के टैलेंट्स को अपनी बॉडी में इकट्ठा कर लूं तो मुझे लगता है कि मैं इस वर्ल्ड का सोल प्रोडिजी बन जाऊंगा। तभी हमें स्टार सान बेस आउटर वॉल का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारा एमसी अपनी ड्रेसअप पहनकर उस सिटी के बाहर निकलने लगता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि इन 3 मंथ के दौरान मुझे रैंक 2 की मार्शल टेक्निक गॉड एनर्जी पाम स्ट्राइक एंड लिमिट क्रशिंग पंच, और तो और इतना ही नहीं बल्कि मैं रैंक 2 फॉर्जिंग टेक्निक एडमाइलिटी एंड रैंक 1 गोल्ड एट्रीब्यूट टेक्निक शार्प गोल्ड स्ट्राइक, ये सारे की सारी टेक्निक्स मुझे मिल चुकी थी और सिर्फ अगर कोई मार्शल आर्टिस्ट स्टेज पर पहुंच जाए सिर्फ तभी कल्टीवेट कर सकते हैं वो अपने एट्रीब्यूट टेक्निक को, जो कि शार्प गोल्ड स्ट्राइक है। और मेरी ज्यादातर जो टेक्निक्स है वो ऑलरेडी फ्यूज हो चुकी है इसको छोड़कर, और वो ऑलरेडी प्रोफिशिएंट स्टेज पर भी पहुंच चुकी है, और उसके बाद मुझे अलॉय स्वॉर्ड एंड अलॉय आर्मर भी मिल चुका है। अब समय आ चुका है कि मैं बाहर जाऊं इस बेस के और कुछ बीस्ट को हंट कर लेकर आऊं। शायद मेरी किस्मत अच्छी रही तो मुझे ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्गर फ्रीजेस बीस्ट में मिल जाएंगे और उनका प्रोजेक्शन इस्तेमाल कर मैं ग्राइंड भी कर सकता हूँ। और जब हमारा एमसी वहां से जा रहा होता है तो जो ऊपर ऑब्जर्वेटरी में लोग खड़े होते हैं मुझे देख के कहने लगते हैं कि आखिरकार ये कौन सी अमीर फैमिली का बंदा वहां पर जाने में लगा हुआ है, इसको देखकर लगता है कि ये 14-15 साल का होगा और वो जंगलों में जाकर हंट करने की कोशिश कर रहा है। ये कितना ज्यादा एरोगेंट यंग मास्टर है, ये कितनी ज्यादा शर्म वाली बात है, पिटीफुल वाली बात है कि हमें किसी ना किसी बंदे को इसकी डेड बॉडी को कलेक्ट करने के लिए भेजना होगा। और तभी उसके सिटी के बाहर का सीन दिखाया जाता है जो कि पूरी की पूरी डेड पड़ी होती है और इस फॉरेस्ट के बारे में बताया जाता है कि ये डार्क स्नक फॉरेस्ट है जो कि स्टार साइन बेस के बाहर के इलाके में लोकेटेड है
और यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में फ्रीजर्स बीस्ट भी मौजूद है, मॉन्स्टर्स और कई कई तरीके के डेंजरस। लेकिन दूसरी तरफ ये भी मानना पड़ेगा कि ये जो जगह है वो इतनी ज्यादा बीस्ट से भरी हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इतने रिसोर्सेज से भी भरी हुई है। यहाँ पर कोई बंदा अमीर बन सकता है अगर उसकी किस्मत अच्छी हुई हो या फिर वो पावरफुल हो तो, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर कई प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हंटर्स आते हैं हंट करने के लिए। जब नॉर्मल लोग आते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा प्राइस देकर मैप खरीदना पड़ता है ताकि वो इस पूरी की पूरी फ्रीजर बीस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के जो एरिया है उसके बारे में समझ सके। लेकिन फेंगियन के बारे में बात करें तो इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी जुओ कुनलॉन्ग की कॉम्बैक्ट एक्सपीरियंस है, इसकी पूरी की पूरी मेमोरी है उसके पास, तो उसे इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी। और ना ही बिना किसी परेशानी के वो पूरी की पूरी इलाके को एक्सप्लोर भी कर सकता है। और तभी वो अपने हंट को चालू करता है। जितने भी छोटे मोटे मॉन्स्टर्स आते हैं वो इनको मारने में कामयाब रहता है, जिनको मारने के बाद मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये रैंक 1 की फ्रीजर बीस्ट ब्लू स्नेक है, जो कि पॉइजनस है अगर एक बार तुम्हें काट लेते तो। यहाँ तक कि एडवांस रिज्म मार्शल आर्टिस्ट भी अगर इसके द्वारा काट लिए गए तो वो तुरंत मारे जाएंगे। लेकिन देखा जाए तो ये बेसिकली पूरी तरीके से ट्रेस है और इसे प्रोजेक्ट करने लायक बिल्कुल कुछ है भी नहीं इनके पास। और तभी जंप कर 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 वह आगे बढ़ने लगता है। तभी उसके सामने उसे एक बीस्ट पड़ा हुआ मिलता है, तो वो उस बीस्ट के फ्लैश को काट कर ले लेता है, अपने बैग में डाल लेता है और अपनी जर्नी फिर से चालू कर देता है अपने हंट पर। और जब वह हंट कर रहा होता है तभी वो नोटिस करता है कि एक अटैक उसकी तरफ बढ़ता है और वो एक एरो होता है जो कि उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। इसको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है, इसको देखकर मन में सोचते हुए कहने लगता है, मैं इस अटैक को देखकर साफ साफ समझ चुका हूँ कि मेरी लैंडिंग के इलाके पर इस अटैक को छोड़ा गया है, मैं इसको बिल्कुल भी डॉज नहीं कर सकता। लगता है कि मुझे अपनी दूसरी ट्रिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और वो अपनी शील्ड वाली टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे कि उसकी बॉडी के चारों तरफ एक बेल बन जाती है इनविजिबल। और जिस बंदे ने एमसी पर अटैक किया होता है वो उसको देखकर काफी घबरा जाता है और कहने लगता है कि ये तो प्रोफिशिएंट स्टेट पर है, एडमिरलिटी के। और इस वक्त फेंगुइन काफी ज्यादा गुस्से में है और उस बंदे का पीछे करते हुए उससे क्या लगता है कि आखिरकार तुम्हें क्या लगता है कि तुम किधर देखने में लगी हुए हो। और वो बंदा हमारे एमसी फेंगुइन से बचने के लिए उस पर अटैक करने लगता है, जिससे बचकर निकलने की कोशिश भी करता है। लेकिन फेंगुइन उसके मुकाबले में काफी पावरफुल होता है और एक झटके में उसको वहीं पर पचीट कर गिरा देता है मारकर, और वो बगल में गिर भी जाता है जैसे कि देख रहे हो। और मन में सोचते हुए क्या लगता है, जबकि जुओ कोन लॉन्ग का जो एक्सपीरियंस है वो भी इस फॉरेस्ट में, जहाँ पर वो बताता है कि यहाँ पर कई सारे ऐसे बंदिश हैं इस पूरे के पूरे डार्क स्नो फॉरेस्ट में, इस फ्रीचर बीस्ट के अलावा भी। तो अगर कोई भी यहाँ पर हंट करना चाहता है तो उसे अपने आप को केयरफुली बनाना होगा, इन हिडन डेंजर से बचकर रहना होगा। आखिरकार कौन चुपके से अटैक कर सकता है इन बंदिश के अलावा। और जब उसकी पॉकेट को जाकर चेक करता है तो उसकी पॉकेट में उसे बंदे को कुछ ज्यादा खास मिलता नहीं है, तो उसको देखकर कहने लगता है कि ये तो एक नंबर का कचरा है, गरीब साला। इसके पास कुछ ही बोतल है, वो भी ब्लड क्यूपिल की, और इसके पास उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और इक्विपमेंट की बात करें तो इसके पास इक्विपमेंट टट्टी है रे टट्टी। अब मुझे समझ में आया कि आखिरकार ये मुझे क्यों ढूंढना चाहता था। और अगले ही पल यहाँ पर जैसे ही कुछ लोग नए आते हैं तो हमारे एमसी तुरंत वहां से गायब हो जाता है। और वो दोनों के दोनों जो लोग नए आए हुए होते हैं वो इस सिचुएशन को देखने के बाद वहाँ आपस में बात करते हो, क्या लगता है कि इस बंदे को देखकर लगता है कि 14-15 साल का लड़का होगा। लेकिन इसके साइकिक को देखो, वो एकदम क्रेजी है, क्रेजी है। इसकी बैटल अवेयरनेस भी कितनी ज्यादा क्रेजी है। दूसरा फैटी कहने लगता है कि मुझे पता था इसके बारे में, ये बंदा लियू गुआन है जो कि मरा पड़ा हो, उसके बारे में बात चल रही है, जो कि शूटिंग एरो को स्पेशलाइज है, उन्हें शूट करना एरोस को, और कई सारे हंटर्स को भी इसने मारा है। लेकिन इस बच्चे से जब इसने फाइट की थी तो इसके पास इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं थी कि वो उसके एक अटैक से भी बच सके। ये क्या वाकई में कोई नॉर्मल बात है? यहाँ तक कि जिस बंदे ने इस पर अटैक किया था उसके पास तो प्रोफिशिएंट स्टेज की रैंक 1 स्वॉर्ड स्लैश भी है, प्रोफिशिएंट स्टेज रैंक की इंच 2 स्टेप है, और रैंक 2 की फॉर्जिंग टेक्निक एडमिरल्टी है। ये बात सुनने के बाद फेटी भी घबरा पड़ता है और क्या लगता है कि व्हाट द हेल, इसके पास 2 रैंक 2 की टेक्निक्स हैं, वो भी प्रोफिशिएंट स्टेज की। क्या ये वाकई में ऐसा पॉसिबल है कि 14 से 15 साल की उम्र में इस लेवल तक इसने उन्हें मास्टर भी कर लिया उन टेक्निक्स को? इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि 4 से 5 साल का होगा तब से इसने प्रैक्टिस करना चालू कर दिया होगा। फेटी कहने लगता है कि नहीं, जब से ये पैदा भी नहीं होगा तब से चालू कर रहा होगा प्रैक्टिस करने के लिए। समझ नहीं आ रहा कि अगर इसने प्रैक्टिस किया तो किया कैसे इतना जल्दी। ये बात सुनने के बाद दूसरा बंदा क्या लगता है कि खैर कोई ना कोई शॉर्टकट तो इस्तेमाल किया ही होगा। ये बंदा वाकई में पुत्र से क्रेजी है, हमारे लिए यही बेटर है कि हम उस बंदे से दूर रहें। और तभी हमारा एमसी जैसे ही वापस आता है तो जो ऑब्जर्वेटरी के गार्ड्स होते हैं उसको देखकर काफी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि हमारा एमसी बहुत बड़ा बैग लेकर आया होता है अपने साथ, और कह रहे होते मन में सोचते हो कि ये बंदा लौट कर आगे, वो भी जिंदा और इतने ज्यादा सामान के साथ भी। तभी नेक्स्ट सीन हमें स्टारसान बेस्ड आउटर सिटी ब्लैक मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने बैग को ले जाता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मैंने उस डार्क स्नो फॉरेस्ट में बीस्ट को हंट किया था, उसमें आधा दिन निकाल दिया, लेकिन मेरा जो बैग है वो ज्यादा छोटा होने के कारण मैं कई सारे सामान को तो अपने साथ ले भी नहीं पाया। तो इसलिए ज्यादा ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीजें थी जैसे कि मेरे पास ब्लड और फ्लैश टाइप की जो वैल्यूएबल मटेरियल है उन्हें लेकर लाने में कामयाब रहा, जो कि मेरे लिए एक वाकई में बहुत बड़ी लॉस है। और जब वो सारे के सारे सामान को बेच देता है तो जो शॉपकीपर होती है वो कहने लगती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोबारा आ सकते हो। इतना पैसा हासिल करने के बाद मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये सारे के सारे जो आइटम्स है वो 300,000 में बिक गए। यहाँ तक कि इनकी जो कीमत थी वो ब्लैक गोल्डन ईगल के जो फेदर है उनके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है लगता है। लेकिन मुझे अपने आप को ज्यादा ग्रीडी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आधे दिन में मैंने 300,000 कमा लिए, काफी है इतना मेरे लिए। और वो वापस से अपने वेलफेयर होम पर पहुंच जाता है, यानी कि उसी ऑर्फनेज में।
और पहुंचने के बाद कहता है कि मैं वापस आ चुका हूँ। और मन में सोचता है, कहने लगता है ये वाकई में बहुत ज्यादा पिटी वाली बात है कि मैं किसी भी ऐसे बीच से नहीं मिला जिसका एट्रीब्यूट टैलेंट। खैर, लेकिन अभी के लिए कोई बात नहीं, अगर मैं स्लोली धीरे धीरे करके हौले हौले सर्च करता हूँ तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। तभी उसे अजीब तरीके की आवाज आने लगती है अंदर से, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि स्मेल भी आने लगती है मीट की। और जैसे ही अंदर जाता है तो जियालन बाहर निकलती है चिल्लाते हुए, कहने लगती है कि फेंगियन तुम वापस आ गए। और वो तुरंत फेंगियन का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगती है। और इस तरीके से फेंगियन को जब ले जाती है तो वो काफी सरप्राइज हो जाता है और उससे कहने लगता है कि क्या हुआ, तुम में तो इधर जल्दबाजी को कर रही हो। जहाँ पर वो कहने लगती है कि क्या अनोनिमस बंदा ने 200,000 हमारे वेलफेयर के लिए डोनेट कर दिए थे, इसलिए डायरेक्टर ने हमें एडिशनल फूड दे दिया है। यहाँ पर इसको देखकर मन में सोचता है, कहने लगता है कि इस एरा में, इस समय में यहाँ पर जो नॉर्मल पीपल है उन्हें एक वक्त का खाना खाने के लिए भी काफी ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है, लेकिन इस खाने को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि हम किसी इवेंट को सेलिब्रेट करने में लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे फ्यूचर में और भी इधर हार्ड वर्क करना होगा। और सभी के सभी बच्चे अपना खाना चालू कर देते हैं खाना। जहाँ पर हम इनको देखकर एमसी मन में सोचते हुए, क्या लगता है कि फेंगुइन मुझे जल्द से जल्द मार्शल आर्टिस्ट बनना होगा और इनर सिटी में, स्टार साइन एकेडमी की इनर सिटी में एंटर करना होगा। अंदर जाने के बाद मैं एक बढ़िया सा घर खरीद लूंगा सिटी के अंदर, और सभी के सभी डायरेक्टर और बच्चों को वहां पर ले जाने के लिए मतलब ले जाऊंगा रहने के लिए, ताकि उनकी जो सेफ्टी है उन्हें गारंटी मिल सके। तभी हमें सेकंड डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फेंगुइन अपना सर के साथ ट्रेनिंग करने के बाद स्कूल पहुंच जाता है। और जाते जाते मन में सोचते हुए कहने लगता है कि आज वह दिन आ चुका है जब मैं हाई रैंक क्लास पर जाकर अपने बारे में रिपोर्ट करनी होगी, लेकिन मैं वाकई में लोकी नहीं रह सकता अभी इस स्कूल में। क्यों ना मैं इस मौके का फायदा उठाकर छुट्टी ले लूं। तभी हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टीचर सभी को चिल्लाते हैं। उससे क्या लगता है कि हमारी क्लास में सिर्फ एक ही रूल है जिसको आपको फॉलो करना होगा कि 30 साल से नीचे नीचे जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर रहेंगे, और उसके अलावा बाकी की गेट लॉस यानी पहले पूछा तुम निकल जाओ। और इस बार में तुम बिल्कुल ही मत सोचना कि तुम्हारे पास और ज्यादा समय बचा हुआ है कुछ। तभी फेंगुइन अपना हाथ उठाता है और उससे क्या लगता है कि मैं आप यहाँ से छुट्टी लेना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ यहाँ से। इसको इस तरीके से देखने के बाद बच्चे आपस में बात करते हुए क्या लगता है कि ये बंदा तो फेंगियन है, जैसे यहाँ पर ट्रिपल एस रैंक की रैंकिंग मिली थी और ये पहले दिन आकर यहाँ पर लीव मांगने में लगा हुआ है। कितना एरोगेंट है ये बंदा। ये बात सुनने के बाद वो टीचर उससे कहने लगता है कि तुम छुट्टी चाहते हो कितने दिन की। और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि प्रिंसिपल ने मुझे खासकर ये इंस्ट्रक्ट दिए हैं कि इस बंदे पर मैं अच्छी तरीके से ध्यान दूं और इसे अच्छी तरीके से ट्रेन करूं। मैं तो इस बारे में सोचा भी नहीं था कि ये पहले पहले दिन यहाँ पर आएगा और इस तरीके की ट्रिक मेरे ऊपर करने की कोशिश करेगा। तभी फेंगिन उससे क्या लगता है कि मुझे कम से कम 1 या 2 मंथ की छुट्टियां चाहिए। और मन में सोचते हुए क्या लगता है, क्या मुझे इससे कहने देना चाहिए कि मुझे आधे साल की छुट्टी चाहिए, क्या ये ज्यादा हो जाएगा। ये बात सुनने के बाद उस टीचर को गुस्सा आने लगती है और क्या लगता है, क्या तुम्हारे पास कोई इंपॉर्टेंट थिंग से करने के लिए। और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि अगर तुमने यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट मैटर नहीं बताया तो मैं वाकई में तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। इतना यार डरावना चेहरा देखने के बाद वो काफी देर तक घबरा जाता है और उससे क्या लगता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं कह पाऊंगा तुमसे। और टीचर चिल्लाते हैं उससे क्या लगता है कि नहीं, मैं 1 या 2 मंथ तुम्हारे लिए छुट्टी कुछ ज्यादा ही हो जाएगी। तुम मुझे जल्दी बताओ कि आखिरकार तुम्हें कौन से मैटर सॉल्व करने हैं, और तुम्हें मुझे बताना होगा क्योंकि मैं तुम्हारी इस क्लास का हेड टीचर हूँ। तभी फेंगन उससे क्या लगता है कि हे टीचर, आखिरकार हम दोनों मिलकर आपस में मैच क्यों नहीं करते हैं। अगर आप जीत जाते हो तो मैं छुट्टी नहीं लूंगा, वरना मैं छुट्टी लूंगा। आपको अप्रूव करना होगा। कैसा रहेगा इस बारे में, आप क्या सोचते हो। ये बात सुनने के बाद टीचर गुस्से में घूरता है। उससे क्या लगता है कि तुमने अभी भी मुझसे क्या क्या, तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो कि तुम्हें अभी लगता है कि तुम मुझे हराने में कामयाब रहोगे। जहाँ पर मेरा लेडी उससे कहने लगती है कि फेंगन तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा इविल हो। तुम्हें पता है कि ये बंदे का जो लेवल है वो तुमसे वाकई में कमजोर है, तुम इससे ज्यादा पावरफुल हो। भले ही इस बंदे का लेवल तुमसे ज्यादा है, लेकिन इसकी जो कॉम्बैट एक्सपीरियंस है और टेक्निक्स है वो तुमसे बहुत ही ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा। तुमने इस बंदे को जानबूझकर गुस्सा दिलाया, मैंने सही कहा। तभी फेंगन उससे क्या लगता है कि मेरे पास कोई चारा भी नहीं बचा था कि इसके स्कूल के अंदर यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं जो कि मैं सीख सकूं, और मेरा प्रीशियस समय बर्बाद कर रहे हैं स्कूल वाले और कुछ नहीं। और तभी वो दोनों को दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं फाइट करने के लिए। और उसका टीचर उसे देखते हुए मन में सोचते हुए कहने लगता है कि अगर मैंने इस बंदे को अभी यहीं पे सप्रेस नहीं किया अभी के अभी, तो तुम फ्यूचर में इतने ज्यादा एरोगेंट होने के कारण अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाओगे, और तुम्हारे फायदे के लिए मुझे तुम्हारी कुछ हड्डियां तो तोड़नी ही पड़ेंगी। और कहता है कि चलो स्टार्ट करते हैं। और तभी इन दोनों के बीच की फाइट स्टार्ट होती है, जहां पर हमारा एमसी फुल फोर्स में उसकी तरफ बढ़ने लगता है उस पर अटैक करने के लिए, और अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कर अपनी उंगलियों में 2 फिंगर्स में अपनी एनर्जी स्वॉर्ड बना लेता है और उसका इस्तेमाल कर स्वॉर्ड स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसको देखकर उसका टीचर भी सरप्राइज होता है। क्या लगता है कि ये बंदा तो वाकई बहुत ज्यादा फास्ट है। और दोनों के जो अटैक्स होते हैं वो एक दूसरे के पास टच होने वाले होते हैं, जिसको देखकर वो काफी सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हारे जो टीचर हूँ वो ऐसे ही नहीं हूँ। और अपनी क्लॉ टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वो फेंगिन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वह देखता है कि फेंगिन तो वहां से गायब हो चुका है अचानक से, और फुल स्पीड में उसके पीछे से अगर उस पर अटैक करने के लिए रेडी होता है। और क्या लगता है कि तुम प्रोफेसर स्टेज पर पहुंच चुका हो, इंच टू स्टेप में, ऐसा हो ही नहीं सकता। और हमारा एमसी उसके अटैक से बचने में कामयाब रहता है, लेकिन वो टीचर उस पर अटैक करना रुकता नहीं है और कहने लगता है कि भले तुम कितनी भी प्रोफेसर स्टेज पर पहुंच जाओ, लेकिन तुम्हें ये यूजलेस है तुम्हारी सारी सारी टेक्निक्स। और फुल स्पीड में उस पर वापस से अटैक करने लगता है, और अटैक करते हुए मन में सोचते क्या लगता है कि शिट, मुझे लगता है कि मैंने अपनी कुछ ज्यादा ही पावर का इस्तेमाल कर लिया है। लेकिन हमारा एमसी फेंगुन यहाँ पर अपनी टेक्निक का एडमाइलिटी का इस्तेमाल करता है, जो कि शील्ड का काम करती है, और उस शील्ड का इस्तेमाल कर फेंगुन जोर से उस पर अटैक कर देता है उसके टीचर पर, जिससे कि वो टीचर पीछे चला जाता है। तभी सारी की सारी एनर्जी को एक जगह पर एक पॉइंट पर इकट्ठा करते हुए वहां से जोर से जंप मारने लगता है अपने टीचर की तरफ। और जब उसका टीचर आते हुए अपनी तरफ देखता है उसके पंच को,
तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि जो लिमिट क्रशिंग पंच है ये, और जोर से चिल्लाने लगता है डर के मारे। फेंगयुन का जो पंच है वो ऑलमोस्ट उसके टीचर पर पहुंच चुका होता है, लेकिन फेंगयुन अपने अटैक को बीच में ही रोक लेता है, उस तक नहीं मारता उसे, और कहने लगता है कि टीचर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास के लिए। और इतनी ज्यादा पावर जब फेंगयुन से उसका टीचर देखता है तो उसके पैर कपकपा जाते हैं, उसकी पूरी की पूरी बॉडी हिल जाती है। और तभी फेंगयुन उससे कहने लगता है कि टीचर आपने जो मुझसे प्रॉमिस किया था आप उस प्रॉमिस को जरूर निभाओगे, मैं तो उम्मीद यही करता हूँ, अब मैं चलता हूँ यहाँ से, बाय बाय। और टीचर मन में सोचता है, कहने लगता है कि इस बंदे ने डेफिनेटली मुझे हरा दिया है, रियली में हरा दिया, वो भी बिना किसी ट्रिक के इस्तेमाल किए हुए। और अभी अभी जो इसने मूवमेंट्स का इस्तेमाल किया था, अवेयरनेस का इस्तेमाल किया था, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई 15 साल का या 16 साल का बंदा है वो एक हासिल कर सके, यानी कि एक स्टूडेंट होने के बाद भी। तभी फेंगुइन वहां से चला जाता है, गुड बाय कहते हैं अपने टीचर्स, और बाकी के स्टूडेंट और टीचर उस तरीके से जहाँ से जाती है वो देखते हैं, तो सभी के सभी लोग कहने लगता है कि ये बंदा तो अपने टीचर के बारे में भी बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता, ये बंदा वाकई में, जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो वाकई में बहुत एरोगेंट होते हैं। तभी फेंगुइन बाहर आने के बाद अपने मन में सोचते हुए कहने लगता है कि अगर मैं इस समय पर वापस जाता हूँ घर पर तो जरूर मुझे वहां पर डांट पड़ेगी, चलो वापस से डार्क स्नो फॉरेस्ट में चलते हैं और थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया जाए, वहां पर जाकर मैं रैंक 3 फ्रीसिस बीस्ट को हंट कर सकता हूँ जो कि अकेले में चल रहे होंगे, और उसके बाद अपना ग्राइंड कर कुछ पैसे भी कमा लूंगा। और तभी बस दिखाई देती है तो उससे करके लगता है कि चलो इस बस में थोड़ी बहुत प्रोजेक्शन को ग्राइंड कर लेते हैं, मैं अपनी एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करना चाहता। और तभी वो अपने ग्राइंड करना चालू कर देता है उस सिस्टम में, और जितने भी अपोनेंट्स इसने अभी तक प्रोजेक्शन में लिए थे सभी से मिलकर फाइट करता है। तभी मिलर लेडी उससे कहने लगती है कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा लकी हो, लो तुम्हारा रिवॉर्ड आज का लो रैंक विंटर एंट्रीब्यूट टैलेंट तुम्हें मिल चुका है, जिसको देखकर वो काफी खुश होता है और कहने लगता है कि ग्रेट, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा है कि मैं कैजुअली ग्राइंड करने में लगा हुआ था और जो मुझे चाहिए था टैलेंट वो टैलेंट भी मुझे मिल गया। और जब फेंगुइन वहां से बाहर निकलने लगता है तो उसे चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है, गोल्ड कलर की, एक ब्लू कलर की, जिसको देखकर वो क्या लगता है कि जो हल्का लाइट कलर का ग्रीन कलर सा दिखने में लगा हुआ है वो जरूर ही विंड एट्रीब्यूट होगा, युआन एनर्जी होगी उसकी। और अब जबकि मेरे पास गोल्ड एट्रीब्यूट युआन एनर्जी भी है तो मैं बिना कल्टीवेट करके भी पावरफुल बन सकता हूँ समय के साथ। और इतनी ज्यादा एनर्जी इसकी बॉडी में जा रही होती तो वो कहने लगता है कि कितना रिफ्रेशिंग लगने में लगा हुआ है, मुझे जल्द से जल्द 5 से 6 एट्रीब्यूट टैलेंट जल्द से जल्द हासिल करने होंगे। नहीं नहीं, मुझे पूरे के पूरे जितने भी टैलेंट्स है ना 10 पूरे हासिल करने हैं, यहाँ तक कि हाई रैंक की भी है ना वो भी अगर मुझे मिल गए तो और ज्यादा फायदा होने वाला, और मैं तुरंत बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। जहाँ पर मेरी लेडी उससे कहने लगती है कि बेवकूफ, क्या मुझे इसे रिमाइंड करवाना चाहिए कि इस वर्ल्ड का जो एनिमी है वो भी एट्रीब्यूट टैलेंट के साथ वो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, जिससे पहले कि तुम उसके पास जाओगे और उसे प्रोजेक्ट करोगे वो बंदा तुम्हें इंस्टेंटली मार देगा। दूसरी तरफ प्रिंसिपल का ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर उसकी रिपोर्ट कर रहा होता है और बताता है कि ये चीज हुई थी, भले ही जो फेंगयुन है उसे छुट्टी अलाउ करो या नहीं करो प्रिंसिपल, क्या मुझे इसे देना चाहिए, आप मुझे एडवाइस दीजिए इसके बारे में। ये बात सुनने के बाद उसका प्रिंसिपल उससे कहने लगता है कि तुम्हें इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं, तुम रिलैक्स करो, यहाँ पर तुम ड्रिंक भी कर सकते हो कुछ टी। और बताता है कि स्कूल के इतिहास में ऐसे कई सारे टीचर्स हैं जिन्हें स्टूडेंट्स के द्वारा हरा दिया गया है, तुम्हें तो इस बात पर खुशी मनानी चाहिए कि ये तुम्हारे साथ हो रहा है। ये बात सुनने के बाद वो टीचर खड़ा होता है और उससे क्या लगता है कि क्या आपको ऐसा लगता है, लेकिन ये वाकई में बहुत ज्यादा शर्मनाक है। तभी प्रिंसिपल कहने लगता है कि जो फेंगयुन की स्किल्स है वो वाकई में अपने गोल्ड कार्ड दिखाने में लगी हुई थी, इसका मतलब ये हुआ कि वो रैंक टू फॉर्जिंग बॉडी टेक्निक एडमिरलिटी की इस्तेमाल करने में लगा हुआ था। और बात करें उसकी स्टेज के बारे में तो मुझे नहीं लगता कि वो बिगिनर पर होगा। ये बात जानने के बाद वो काफी सरप्राइज थे, उससे क्या लगता है कि ऐसा हो नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है, ये बंदा अपने से कुछ सीक्रेट को जरूर छुपा रहा होगा। तभी प्रिंसिपल कहने लगता है कि हमारे स्कूल में इस तरीके के स्टूडेंट जीनियस होना वाकई में हमारे लिए अच्छी बात है, और खासकर तुम्हारे क्लास के लिए। एक बार जो फेंगयुन है वो काफी ज्यादा फेमस बन जाएगा तो उसके बाद तुम भी फेमस बनोगे। लेकिन टीचर उससे क्या लगता है कि लेकिन फेंगयुन को मैंने कभी भी कुछ भी नहीं सिखाया हुआ है। लेकिन प्रिंसिपल कहता है लेकिन अगर आउटसाइडर को इस बारे में पता चला कि तुम इस जैसे स्टूडेंट को सिखा सकते हो तो बाहर के जितने भी लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ फेंगयुन में इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे बट तुम में भी इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो किसे इस बारे में फर्क पड़ता है कि फेंगयुन को तुमने कितने ज्यादा दिनों तक सिखाया हुआ है। ये बात सुनने के बाद टीचर उसको गुस्सा करते उससे क्या लगता है लेकिन प्रिंसिपल आपको वाकई में ऐसा लगता है कि मैं कोई बच्चा वगैरह हूं? मुझे इस तरीके से मत डराइए आप। तभी प्रिंसिपल कहने लगता है कि तुम्हारे लिए फेंगयुन जैसे स्टूडेंट होना तुम्हारी किस्मत वाली बात है, तुम्हें इस बात पर प्राउड करना चाहिए और खुश रहना चाहिए। अब जबकि तुम उसे कुछ भी नहीं सिखा सकते हो तो तुम्हें उसे घर पर ही कल्टीवेट करने दो तो ही बेटर रहेगा उसके लिए। लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि हमें इस तरीके से उसे नहीं शो करना चाहिए कि हमारा जो स्कूल है वो उसकी हेल्प नहीं कर सकता ज्यादा। मुझे लगता है कि तुम्हें उसके एड्रेस के बारे में जरूर पता होगा तो तुम तो इस बॉक्स को जल्द से जल्द उस पर जरूर पहुंचा देना। ये बात जानने के बाद वो टीचर काफी शौक हो जाता है और वो प्रिंसिपल उससे क्या लगता है बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, शांत रहो बिल्कुल। जहाँ पर वो कहता है प्रिंसिपल की बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, तुम्हें पता है ना कि मेरा दिल अभी भी बहुत ज्यादा दुखने में लगा हुआ है ये प्राइज निकालते हुए, तुम जल्दी से इस चीज को वापस ले जाओ जिससे पहले कि मैं इस चीज को लेकर रिग्रेट करूं। ये बात सुनने के बाद वो टकलू उससे कहने लगता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं टीचर, अपन चला जाएगा जल्दी, और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि इस आइटम को मैं फेंगे उनके हाथों में अपने हाथों से सौंप दूं। जहाँ पर प्रिंसिपल मन में सोचते हुए कहने लगता है कि 15 साल गुजर चुके हैं उस इवेंट के हुए, फाइनली हमारे स्कूल के लिए हमारे स्कूल में एक ऐसा जीनियस आ चुका है जो कि मेरी एक होप बन सकती है, अब मैं बिना किसी रिग्रेट्स के मर सकता हूँ। और स्माइल मारते हुए मन में सोचते हुए क्या लगता है कि फेंगयुन 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 जो अपकमिंग 4 स्कूल कंपटीशन आने वाला है 2 मंथ बाद, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम वहाँ पर शाइनिंग ब्लैक हॉर्स जरूर बनोगे और जो 3 शेमलेस ओल्ड बास्टर्ड है
उनके मुंह पर ऐसा तमाचा मारोगे ना कि उनकी इज्जत का कबाड़ा हो जाएगा। तभी हमें डार्क स्नो फॉरेस्ट के आउटर एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फेंगुइन अपने रैंक 3 की बीस्ट को घात लगाते हुए उसे देखता है और कहने लगता है कि ये बीस्ट तो जरूरी रैंक 3 फ्रीसियस फ्लेम आर्मी आंट है ना। मेरी किस्मत तो कितनी अच्छी लगी। ये जो बीस्ट है वो वाकई में बहुत ज्यादा कमजोर है, मुझे इसे मारने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। और वो तुरंत कूद पड़ता है उस पर अटैक करने के लिए। तभी सिस्टम बीच में आती है और उससे क्या लगता है कि जरा 1 मिनट रुको, तुम उस पर अटैक मत करना बिल्कुल भी। तभी फेंगुइन उससे क्या लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी काफी ज्यादा केयरफुल हूँ और मैं इसकी जो फ्लेम पॉइजन है उसे अवॉइड कर लूंगा। और एक ही झटके में उस मॉन्स्टर को मार देता है। तभी सिस्टम उससे कहने लगती है कि नहीं, मैं तुमसे ये नहीं कहना चाहती हूँ, बल्कि मैं अपने सराउंडिंग की तरफ तो देखो। और जैसे ही वो अपने चारों तरफ देखता है तो अपने आप को कई सारी चींटियों से घिरा पाता है और कई सारी चींटियों को झुंड उसकी स्मेल को पहचान लेता है और वो फेंगुइन पर मिलकर अटैक करने लगते हैं। लेकिन फेंगुइन भी सभी को एक एक करके मारना चालू कर देता है। लेकिन इतनी ज्यादा चींटियां देखने के बाद वो काफी घबरा जाता है और कहने लगता है कि शिट, आखिरकार तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया कि जो फ्लेम आर्मी आंट है उनका जो क्लैन है वो अपने कलर को चेंज कर सकता है। अब मुझे समझ में आया कि यहाँ पर इस दुनिया में कुछ भी अच्छी जैसी चीज है ही नहीं। कई सारी उसका पीछा करने लगती है उसे मारने के लिए। तभी फेंगुइन अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना चालू कर देता है और जब वो वहां से भाग रहा होता है तभी वहां पर एक बीच में मॉन्स्टर आ जाता है हमारे फेंगुइन को मारने के लिए। लेकिन फेंगुइन इस मौके का फायदा उठाता है और पावरफुल होने के कारण वो इस बीस्ट के एक गर्दन को वहीं से धड़ से अलग कर देता है और उससे कहने लगता है कि सॉरी, तुम मेरी मदद कर सकते हो इन चीड़ों को रोकने के लिए कुछ समय के लिए। और तभी कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी वापस से अपने ऑर्फनेज होम में पहुंच चुका है और पहुंचने के बाद मन में सोचते हुए कहने लगता है कि आखिर में आकर मुझे उन रेड आर्मी आर्म्स के द्वारा पूरे आधे दिन तक मेरे को फॉलो किया गया था। अगर मैं उन फ्रीसियस बीस्ट के कॉर्प्स का इस्तेमाल नहीं करता समय निकालने के लिए तो शायद मैं मारा जा चुका होता। और आज के जो मटेरियल जो कि मैं लेके आया हूँ वो सिर्फ और सिर्फ 20,000 के लिए बेचे थे। आज के लिए तो बाकी में बहुत ज्यादा लॉस हुआ। अगर मुझे इनर सिटी में बाकी में घर खरीदना है तो मुझे कम से कम 100 और मिलियंस के पैसों की जरूरत पड़ेगी। और तभी कोई बंदा आकर उसकी कॉलर पकड़ता और चिल्लाते उसे बुलाता है और वो कोई और नहीं बल्कि मैं उसका टीचर है टकला है। दूसरी तरफ वहां की डायरेक्टर आती है और उसके टकले पर जोड़ते अटैक करते उससे कहने लगते कि फेंगुइन, आखिरकार तेरी हिम्मत कैसे हुई स्कूल में इस तरीके से गलत काम करने की। लेकिन उसका अटैक फेंगुइन पर ना लगते उसके टीचर के टकले पर लगता है और डायरेक्टर उसे माफी मांगती है और कहने लगता है कि मैंने लगता है फिर से मैंने किसी गलत बंदे को हिट कर दिया, मुझे माफ कर दीजिएगा। तभी फेंगुइन से कहने लगता है कि मुझे ही लगता है कि जो मेरी टीचर है वो यहाँ पर इसलिए आए हैं। तभी टीचर उससे कहने लगता है कि डेफिनेटली मैं इसलिए नहीं आया हूँ यहाँ पर। फेंगुइन को वाकई में स्कूल में अच्छी तरीके से परफॉर्म किया है इस बंदे ने और वो हमारे स्कूल का सबसे ज्यादा एक्सीलेंट स्टूडेंट है जब मेरी जिंदगी में आज तक मैंने ऐसा देखा है स्टूडेंट। तो इसलिए हमने ये डिसाइड कर लिया है कि ये घर पर बैठकर कंट्रीब्यूट कर सकता है और फोकस कर सकता है 2 मंथ्स के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं स्कूल की तरह से कुछ रिवॉर्ड्स भी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये काफी जल्दी स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। इसको देखने के बाद वो काफी ज्यादा घबराहट हो जाता है और कहने लगता है कि ये तो ट्रेजर युआन पिल है, यानी कि कीमत कम से कम कुछ मिलियंस में होगी। और इतना ही नहीं बल्कि मैं इसी ग्रेड की बात करें तो 3 ग्रेड की पिल है जिसे आउटर सिटी में भी बाय नहीं किया जा सकता। ये बात सुनने के बाद वो डायरेक्टर को इतना शौक लगता है कि वो अपनी बॉडी को भी नहीं संभाल पा रही होती है। ज़ियाओलन उसको आकर संभालती है ताकि वो गिर न जाए। जहाँ पर उसकी टीचर कहने लगती है उससे कि फेंगुइन जल्दी से हमारा अपनी टीचर का धन्यवाद करो। जो फेंगुइन है वो वाकई में बहुत ज्यादा नोटी है, आपको अच्छी तरीके से सिखाना उसे टीचर। तभी टीचर उससे क्या लगता है कि नहीं नहीं नहीं, इसके क्लास का हेड टीचर होना ही मेरे लिए ऑनर की बात, अभी के लिए मैं यहाँ से चलना चाहूंगा। तभी फेंगुइन उन पिल्स को लेकर अंदर आ जाता है और कहने लगता है कि ये जो पिल्स हैं वो जरूरी प्रिंसिपल के द्वारा मुझे दी गई होंगी। वह ओल्ड मैन वाकई में बहुत ज्यादा जनरस निकला। लगता है कि अब मैं उसको ओयो करता हूँ एक फेवर, लेकिन मुझे फिर भी सावधान रहना होगा और चेक करना होगा ये पिल्स ऑथेंटिक भी है या नहीं है। तभी मिडल लेडी मुस्कुराती है और उससे कहने लगती है कि इसमें कोई बड़ी मतलब कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये वाकई में ट्रेजर युआन पिल है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं ये फील्ड है वो युआन एनर्जी से। अब तुम्हें अपने आप को तैयार करना होगा लॉन्ग टाइम पर कल्टीवेट करने के लिए और उसके बाद इसे कंज्यूम कर लेना पहले ही पहले। और तभी अपने डोर पर एक नोटिस लगा देता है कि मैं कल्टीवेट कर रहा हूँ, कृपया करके परेशान ना करें। और तभी आती है बारी से कल्टीवेट करने की और एक पिल को अपनी बॉडी में एक पिल को वह खा लेता है। और जैसे ही वो पिल को खाता है तभी उसके बॉडी के अंदर की एनर्जी काफी मात्रा में बढ़ने लगती है, वो भी एकदम से, जिससे कि उसकी बॉडी की एनर्जी का फ्लो काफी बिगड़ जाता है और उसके अंदर से बहुत एनर्जी रिलीज भी होती है। और इतनी ज्यादा एनर्जी होने के कारण उसकी जो नसें हैं वो बाहर आ जाती हैं वीन्स। और कहने लगता है शिट, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा दुखने में लगा हुआ है, मेरे सारे के सारे सेल्स ऐसा लग रहा है जैसे कि वो ओपन होने वाले हैं, मैं वाकई में एक भुना हुआ बंदा बन जाऊंगा फिर तो। तभी सिस्टम उससे कहने लगता है कि फेंगुइन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस पिल की जो ग्रेड क्वालिटी है वो वाकई में बहुत ज्यादा हाई है। इतना तुमने सोचा तो उससे भी ज्यादा तुम्हारी जो बॉडी है वो वाकई में एक्सपर्ट हो जाएगी और तुम मारे जाओगे। तुम्हें जल्द से जल्द अपनी टर्टल स्नेक फॉर्जिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा, एडवांस फॉर्जिंग टेक्निक, ताकि तुम इसे एब्जॉर्ब कर सो इस पिल की युआन एनर्जी को, वो भी बिना किसी परेशानी के। तभी फेंगुइन अपने बेड से नीचे उतरता है और कहने लगता है मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे रियल आइटम्स के बारे में कभी भी नहीं सुना जो कि इंसानों को मार देते हैं इस तरीके से। और तभी वो अपनी टेक्निक को कल्टीवेट करना चालू कर देता है वापस से और सारी के सारी एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने लगता है धीरे धीरे करके। और सामने एक पंच मार अपनी एनर्जी को चेक करता है कि वाकई में ये काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा। और प्रैक्टिस करने के बाद उसकी सारी की सारी एनर्जी वापस से नॉर्मल फ्लो में आ जाती है। और एक बार प्रैक्टिस करने पर ये हालत हो गई और 10 टाइम प्रैक्टिस करने पर उसकी ये हालत हो गई। उसके बाद वो वापस से अपने हाथ पर खड़ा होकर 15 टाइम प्रैक्टिस करता है। उसके पास 100 बार प्रैक्टिस करता है
और इसी तरीके से धीरे धीरे करके समय गुजरता जाता है और ऐसा करते करते ये 500 टाइम्स प्रैक्टिस कर लेता है, जिससे कि ये काफी ज्यादा थक चुका होता है। और तभी फाइनली उसकी सारी की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब होने के बाद वो अपनी बॉडी को चेक करता है, तो क्या लगता है कि मेरी बॉडी मुझे पहले के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग महसूस होने में लगी हुई है। क्या ये वाकई में फॉर्ज्ड बॉडी है जो कि एक स्टील के बराबर है, और मेरी स्पीड डिफेंस काफी बढ़ चुका है। अब बारी है अपने ब्लड को फॉर्ज करने के बारे में। देन उसके बाद मैं मार्शल आर्टिस्ट बन जाऊंगा। मैं इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ एक ही पिल खाने से मुझे इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। और जो नॉर्मल लोग होते हैं वो ज्यादातर इस स्टेज पर अटक जाते हैं और उन्हें कम से कम 2 से 3 साल लग जाते हैं निकलने में आगे। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने क्यू ब्लेड को ही बढ़ाने के पर ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि मैं इसकी जो क्वालिटी है ना उसको मेंटेन करने की ज्यादा जरूरत है। या तो मुझे अपनी स्पीड की कोई जल्दी से स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, या फिर कोई हाई क्लास का ट्रेजर देखना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई एट्रीब्यूट मार्शल आर्टिस्ट हेवन एंड अर्थ की युवान एनर्जी को प्योर क्यू ब्लड एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल करे तो कैसा रहेगा। मुझे लगता है कि मुझे जल्द से जल्द हाई रैंकिंग के एट्रीब्यूट टैलेंट को ढूंढना होगा। लेकिन जरा एक मिनट रुको, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज को भूल रहा हूँ। और तभी उसे याद आता है वो फूड इसने खाना नहीं खाया काफी समय से कल्टीवेट करने के कारण। जब वो खाना खाने बैठता है तो वो एक ही बार में इतना सारा खाने लगता है कि जियालन भी काफी सफरात हो जाती है और कहने लगती है कि फेंग यून, तुम आजकल कुछ ज्यादा ही खाना खाने में लगे हुए हो क्या, इसलिए क्योंकि तुम कल्टीवेट चालू कर दिया है। लकीली हमारे पास अब पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। तभी डार्क स्नैक्स फॉरेस्ट में वापस से हमारा एमसी आ जाता है और कहने लगता है मन में सोचते हुए कि सिस्टर जाओलन, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं जल्दी बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा और जो वेलफेयर हाउस की जो लाइफ है सभी लोगों की, जितने भी लोग वहां पर रहते हैं, वो और भी बेटर बनती जाएगी समय के साथ साथ, और हमें उसके बाद स्ट्रगल भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। एक पॉन्ड के पास पहुंचकर उसे देखकर क्या लगता है कि जो फ्रीसेस बीस्ट है वो भी एट्रीब्यूट टैलेंट के साथ टूटना वाकई में बहुत ज्यादा कठिन है। तभी बोर्ड दिखाई देता है उसे, उसमें वार्निंग लिखी होती है कि इसके आगे के इलाके में तुम अगर जाते हो तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ रैंक 1 के जो बीस्ट थे तो उससे बचाने के लिए रैंक 1 के मास्टर तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए आ सकते थे। लेकिन अब अगर तुम रैंक 1 का जो सिग्नल है वो भी दोगे ना तो उसे इग्नोर कर दिया जाएगा अगर इसके आगे जाने के बाद आता है वो चीज। जिसे देखने के बाद मन में सोचता है क्या नहीं लगता है, क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉर्मल पीपल है अगर वो इससे आगे चले गए तो वह अपने खुद के जिम्मेदार होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर चीजें और भी ज्यादा बेटर रहेंगी यहाँ अभी के मुकाबले में। और तभी भी एक नदी के पास पहुंच जाता है और वहां पर जाने के बाद पत्थर उठाकर जब फेंकने की कोशिश करता है और उससे क्या लगता है कि इस डिस्टेंस से मुझे नहीं लगता कोई परेशानी वाली बात होगी, क्योंकि अगर मैंने दूरी नहीं बनाई रखी तो शायद अगर मैंने रैंक 4 के बीस्ट को ज्यादा उससे ज्यादा हाई रैंक के बीस्ट को प्रोवोक कर दिया, गुस्सा दिला दिया, ये तो लंका लग जाएगी। मेरे लिए बेटर लगा कि इस बीस्ट को मैं एक झटके में मार दूं, और उस पत्थर को डायरेक्टली पानी में फेंक देता है। और जैसे भी पानी में पत्थर फेंकता है तो उस पानी में से कोई बीस्ट बाहर निकलता और वो किसी ड्रैगन जैसी मछली दिख रही होती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, जिसको देखकर हमारा हमसे काफी सरप्राइज होता है और गुस्से में चिल्लाते हुए क्या लगता है कि तो आज तो माला माल बन गया मैं, और अपना सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक उस बीस्ट की तरफ छोड़ देता है, जिससे कि उस बीस्ट की जो गर्दन होती है वो उसकी बॉडी से अलग हो जाती है और वो मछली वहीं पर मारी जाती है। ये देखने के बाद फेंगुइन कतई सरप्राइज हो जाता है और वो भी कंफ्यूज होता है कि भाव ये तो सिर्फ और सिर्फ एक ही अटैक लगा इसे मारने में। तभी सिस्टम लेडी बाहर निकलती है और उससे क्या लगती है कि रैंक 3 फ्रीसिस बीस्ट ब्लू स्केल फिश को ऑलरेडी प्रोजेक्ट कर लिया गया है। और जैसे ही फेंगुइन उस बीस्ट को मारता है तो पीछे से एक बंदा आकर उससे क्या लगता है कि मेरी किस्मत तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी निकली, मैं वाकई में ब्लू स्केल्ड फिश से मिल चुका हूँ, आज का जो मील है वो वाकई में लग्जरियस होने वाला है। और ये बंदा हमारे एमसी के द्वारा किए गए शिकार को चुराना चाहता है इससे। तभी सिस्टम लेडी उससे क्या लगता है कि ऑलरेडी इंटरमीडिएट रैंक के मार्शल आर्टिस्ट जोंग यून मियाओ को ऑलरेडी प्रोजेक्ट कर लिया जा चुका है, इसके कई सारे रिवॉर्ड्स हैं और कई सारी रैंक की मुझे मार्शल आर्टिस्ट टेक्निक भी मिल जाएंगी। तभी वो बंदा फेंगयुन से कहने लगता है कि हे बच्चे मेरी बात ध्यान सुनो, तुम्हें इस तरीके से डार्क स्नो फॉरेस्ट में अकेले नहीं घूमना चाहिए, ये काफी ज्यादा डेंजरस है और तुम मुझे बिल्कुल भी फॉलो करने के बारे में सोचना मत। मैं तुम्हारे साथ इस फिश को बिल्कुल भी शेयर नहीं करने वाला इसकी मीट को। लेकिन हमारा एमसी इसको देखकर हंसने लगता है और घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो अलग इस फिश को भले ही ले जाए, और काफी खुश होते हुए मन में सोचते हुए कहने लगता है कि तुम्हारे जो आइटम्स हैं वो ऑलरेडी मैंने पूरी तरीके से प्रोजेक्ट कर लिए हैं, वो भी इस मिरर में। तो मैं वाकई में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ इस फिश की मीट को शेयर करना चाहूंगा, असली माल तो मुझे अब मिलने वाला है। और अंदर आ जाता है और कहने लगता है कि ये इंटरमीडिएट रैंक का मार्शल आर्टिस्ट है जोंग यून मियाओ, उसके पास वाकई में काफी ऐसी चीजें जो कि बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग वाली बात है मेरे लिए, और मुझे बिल्कुल भी रिस्क लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही मुझे डार्क स्नो फॉरेस्ट में कुछ समय के लिए जाने की जरूरत पड़ेगी। और वो उस फिश बीस्ट को वापस से बुलाता है ताकि उसके साथ ग्राइंड कर सके, और इस तरीके से रात हो जाती है ग्राइंड करते करते। और उसने कई बार तो इस फिश को मार दिया है और कई सारे आइटम्स भी हासिल कर लिए हैं। उसके बाद इतना ही नहीं बल्कि में उसने जिस बंदे को भी प्रोजेक्ट किया था उसको भी मार दिया, उसे वाटर एट्रीब्यूट भी मिल जाता है। इसको देखने के बाद वो काफी तो खुश होते हुए क्या लगता है कि इंटरमीडिएट वाटर एट्रीब्यूट टैलेंट भी मिल चुका है, काउंट स्टार्स वॉट टेक्निक भी मिल चुकी है मुझे। और तभी वो उस टेक्निक को एक्सट्रैक्ट करना चालू करने लगता है। उसकी मेमोरीज में सारी की सारी जो एक्सपीरियंस है जितना भी वगैरह होता है तुम लोग समझ रहे हो, कॉपी पेस्ट कर रहा डाटा ऐसा लगता है इसके दिमाग में, वो एक झटके में इसके दिमाग में आ जाता है। और पूरा एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो प्रैक्टिस करना चालू करता है उसी की स्वॉर्ड से और अपने स्लैश का इस्तेमाल करने लगता है और देखता है कि आखिरकार ये कितना पावरफुल है।
और कहने लगता है कि इस टेक्निक की जो पावर है, जितना सोचा था मैंने उससे भी ज्यादा पावरफुल है। और चिल्लाते हुए कहने लगता है कि अगर मुझे पहले से पता होता कि जो मिरर है वो वाकई में प्रोजेक्ट कर सकता है वेपन्स को, तो आखिरकार मैं रियल स्वॉर्ड का इस्तेमाल क्यों करता बैटल में। जब मैं स्वॉर्ड टेक्निक सीखने के लिए कोशिश करने में लगा था, मुझे बेमतलब की 3000 इस्तेमाल करने पड़े और खर्च हो गए फालतू के। ये बात सुनने के बाद सिस्टम रेडी उससे कहने लगते हैं कि तुम अभी भी ये इस मैटर के बारे में याद है तुम्हें। और तभी फेंगुइन रियल वर्ल्ड में आता है और वो डायरेक्ट अपनी इंटरमीडिएट वाटर एट्रीब्यूट टैलेंट का इफेक्ट को चेक करने लगता है ताकि वो अपने आप को हील कर सके। और तभी वाटर उसके चारों तरफ घूमने लगता है, जिसको देख कर मन में सोचता है क्या लगता है कि डिफरेंट फॉर्म है, बिल्कुल गोल्ड शार्प एस से। और इसकी जो विंड की जो फ्रीजीनेस है उससे बिल्कुल अलग। जो वाटर की जो युवान क्यू है वो बाकी में बहुत ज्यादा जेंटल है और मेरी बॉडी को जब ये टच करती है तो काफी अच्छा महसूस हो रहा है और मेरी जितनी भी चोट थी वो सब कुछ हील भी हो रहा है। वाटर एट्रीब्यूट की युवान क्यू है वो बाकी में हीलिंग फंक्शन को कंटेन करती है और मुझे फ्यूचर में इंजर होने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। अब तो अब मेरे पास मेरी बॉडी में 3 एट्रीब्यूट्स ऑलरेडी मौजूद है और नॉन स्टॉप इन 3 एट्रीब्यूट से अपने आप बॉडी को फोर्स करना, इनकी युवान क्यू का इस्तेमाल कर अब अगर मैं कुछ भी ना करूंगा तब भी बैठे बैठे पावरफुल बन जाऊंगा और मैं मार्शल आर्टिस्ट बन जाऊंगा 3 मंथ के अंदर अंदर। लेकिन फिर भी ये चीज मेरे लिए वाकई में बहुत ज्यादा स्लो है। मुझे जल्द से जल्द इस मौके का फायदा उठाना होगा और कल्टीवेट करना होगा और फास्ट। जैसे ही वो बाहर जाने लगता है तभी वो किसी चीज को नोटिस करता है कि उसके चारों तरफ से कई सारे लोगों ने उसके घर को घेर लिया है, जहाँ पर एक बंदा आकर उससे कहने लगता है कि हे ब्रेड, आखिरकार तुम मुझे इस तरीके से क्यों घूरने में लगी हुए हो। जिससे कि फेंगुइन की सटक जाती है और वो अपनी पावर से उसको घूरने लगता है, जिन्हें देखकर वो सारे के सारे गुंडे लोग वहीं पर उनकी फटके 464 हो जाती है और वो घबराते हैं। मन में सोचते हुए क्या लगता है कि आखिरकार इस बंदे की आंखों के साथ क्या हुआ है, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा डरावना बंदा है। इसको देखकर तो ऐसा लगता है न जाने इतने कितने कितने ज्यादा लोगों को मार रखा होगा। किसी फ्रीसिस बीस्ट के मुकाबले में अगर इसको देखे ना तो ये बंदा ज्यादा डरावना है फ्रीसिस बीस्ट के मुकाबले में। और अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा यही देखा है मैंने। और वो दोनों के दोनों अपने घुटनों के बाहर अपनी भीख मांगने लगते हैं जान की। और मन में सोचता है क्या लगता है कि नहीं, मैं यहाँ पर नहीं आ सकता, हम इस बंदे का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर हम इसके नजदीक गए तो हम जरूर मारे जाएंगे, हमें कोई तो बचा लो यार प्लीज। तभी हम फेंगुइन उनके नजदीक बढ़ता है और उससे क्या लगता है कि तुम्हारा जो हार्ट है वो वाकई में बहुत ज्यादा कमजोर है और तुम वाकई में ऐसा लगता है कि तुम मेरे सामने गैंगस्टर बनने की एक्टिंग कर सकते हो। और उसके पास पहुंच कर कहने लगता है कि मैं तुमसे पूछूंगा और तुम उसका जवाब दोगे, समझ में आया तुझे, वरना तेरी जो हालत है ना वो तेरे इस बटन की तरह कर दी जाएगी। ये बात सुनने के बाद वो तीनों की तीनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और उसकी हर बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तभी फेंगुइन उससे पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम लोग कहाँ से आ रहे हो, तुम्हारा मोटिव क्या है यहाँ पर आने का। तभी वो बंदा घबराते हुए कहने लगता है कि मैं रिप्लाई करता हूँ लॉर्ड को, हम लोग ब्लैक एक्स ग्रुप से आए हुए हैं और हम लोग यहाँ पर एक बंदे को ढूंढने के लिए आए हुए हैं जिसका नाम फेंग यू जू है। हमें नहीं पता था कि तुम यहाँ पर मौजूद होगे, इसलिए हम आपसे माफी चाहते हैं हमारे एक्शन के लिए जो भी हमने किया था इससे पहले। ये बात सुनने के बाद वो उससे पूछ लगता है कि तुम उस बंदे को क्यों ढूंढ रहे हो। तभी वो रिप्लाई करते हैं और कहने लगता है कि जो फेंग यू जू है वो लियू यून ग्रुप का बंदा है, जो हमने उसे ऑलरेडी डिमोलिश कर दिया, खत्म कर दिया, फिनिश कर दिया है। और वही एक अकेला सा बंदा है जो कि उस ग्रुप से बचकर भागने में निकल गया है। तो जो बॉस है हमारे पास इस बात को सस्पेक्ट करते हैं कि उस बंदे के पास उस लियू यून ग्रुप के जितने भी पैसा वैसा है सब उसके पास मौजूद होगा। तो हमें यहाँ पर उस बंदे को पकड़ने के लिए भेजा गया है। तभी फेंगुइन अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते उसकी गर्दन में एक हाथ मारता है और फिनिश भाई वो बंदा वहीं पर निपट जाता है। और फेंगुइन अपनी लास्ट से उसे मारते उससे क्या लगता है मुझे नहीं पता कि आखिरकार तुम्हारे बीच में क्या मैटर हो रखा है, लेकिन हमारा जो वेलफेयर होम है इसको अगर इस मैटर में घसीटा बीच में तो बेटा याद रखना तेरी जात मतलब तेरा जड़ से उखाड़ दूंगा तेरे को। अब समय आ चुका है कि मैं तुम्हारे उस नेस्ट को जाकर खुद अपने आप से देखूं, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि अगर तुम्हें मैंने ऐसा छोड़ दिया कि तो तुम इस जगह को इतनी आसानी से छोड़ भी दोगे। और मुझे तुम्हारी ब्लैक सोसाइटी बिजनेस के बारे में कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब जबकि तुमने हमारे इस वेलफेयर होम को ड्रेड कर ही लिया है तो अब मुझे तुम्हें निपटाना ही पड़ेगा। तभी बंदा हंसता है और उससे क्या लगता है कि अगर तुम वहां पर जाते तो हमारे जो बॉस हैं तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम वहां पर अपनी जान की भीख मांग सकते हो। लेकिन फेंग यू की बात सुनने के बाद और भी भाग जाता है और उसके सर पर पैर रखने के बाद उसको जमीन में घुसेड़ देता है उसके सर को। तभी उसका ब्रदर फेंग यूजू उसके पास आता है चिल्लाते हुए, जिसको देखकर फेंग यू उससे देखकर क्या लगता है कि फेंग यूजू तुम्हारे पास अभी भी यहाँ पर इतनी हिम्मत आ गई कि तुम यहाँ पर वापस आ चुके हो। तभी फेंग यूजू उससे कहने लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें सब कुछ बताने के लिए आया हूँ, कुछ भले तुम उनके सबऑर्डिनेट्स के साथ निपट सकते हो लेकिन जो ब्लैक साइज ग्रुप का जो बॉस है वो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तुम्हें जल्द से जल्द अपने सभी के सभी वॉलफेयर हाउस के पीपल को अंदर ले जाना चाहिए, चुप कर बैठना चाहिए। ये बात सुनने के बाद फेंग यू उससे कहने लगता है कि नहीं कोई जरूरत नहीं। ये बात सुनने के बाद फेंग यूजू ये बात सुनने के बाद काफी सरप्राइज होता है कि लगता है लेकिन क्यों। फेंग यू उससे क्या लगता है क्योंकि मैंने ऑलरेडी उनके पास वो बंदे ऑलरेडी यहाँ पर पहुंच चुके हैं पर अटैक करने के लिए। तभी एक एरो उड़ते हुए उसकी तरफ जाता है, वो फेंगुइन पर अटैक करने वाला होता है एरो, लेकिन वो उसे पकड़ने में कामयाब रहता है किसी तरह। और वो बंदे सभी के सभी लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और कहने लगता है कि फेंग यूजू तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा तेज भागते हो यार, तुम इस जगह पर आकर छुप चुके हो। अगर हमें तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता होता तो शायद हमें तुम्हें अभी तक छोड़ देते और कभी ढूंढ भी नहीं पाते। इसे देखने के बाद यूजू काफी डर जाता है और कहने लगता है कि फेंग यू तुम्हें सावधान रहना चाहिए, ये बंदा डू जियाओ और ये सेकंड हैंड है ब्लैक एक्स ग्रुप। यही एक बंदा है जो कि अपने ग्रुप को लेकर हमारे ग्रुप लियू यून ग्रुप को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था इस
बंदे ने। तभी बंदा मुस्कुराता है, उससे क्या लगता है कि मैं पर्सनली यहाँ पर कई सारे लोगों को लेकर आया हूँ, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने हाथों से तुझे मारूंगा। तुम्हें तो इस बात के लिए गर्व महसूस करना चाहिए। मैंने सुना है कि तुम्हारा जो बर्थ प्लेस है वो वेलफेयर होम है, लेकिन कितनी ज्यादा पिटी वाली बात है, आज के बाद ये प्लेस यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि हम इसे मिटाने वाले हैं। ये बात सुनने के बाद यूजू से क्या लगता है कि दूर जाओ, मेरी फैमिली को इस मैटर में ड्रैग ना करो, इतनी हिम्मत ही मत दिखाना। लेकिन वो बंदा इतना एरोगेंट होता है कि वो मुस्कुराते हुए उन पर अटैक करने के लिए रेडी होता है। तभी डायरेक्टर बाहर आती है, उससे कहने लगती है कि चुप, सभी से लोग वहीं पर रुक जाओ, फेंग यूजू जल्दी से अंदर आओ। और तभी वो बंदा अपने सभी के सभी साथियों पर उन पर अटैक करने के लिए ऑर्डर दे देता है, जिसको देखकर यूजू काफी तक घबराने लगता है और अपनी आंखों को बंद करते हुए मन में सोचते हुए कहने लगता है कि डायरेक्टर रियाजुन, मुझे माफ कर देना, लगता है कि मेरे कारण आप सभी को इतने ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, ये मेरी गलती है। और तभी किसी की चिल्लाने की आवाज सुनता है तो वो अपनी आंखें खोलता है, तो वहाँ का माहौल देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि इतने भी लोग वहाँ पर आए तो उनमें से ज्यादातर लोगों की तो हालत खराब हो गई होती है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है। और उसकी बैंड बजाने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं, हमारा MC फेंग यून है। और एक झटके में वहां पर जितने भी लोग उस पर अटैक करने वाले होते हैं उस वेलफेयर होम पर, उन सभी की बैंड बजा दी होती है, और अपने हाथों में एरो लेकर वापस से उस बंदे की तरफ थ्रो कर देता है जो बंदा उस पर शूट करने वाला था, जो कि उनका लीडर है उस ग्रुप का। और वो एरो डायरेक्टली उसकी सीने में जाकर घुस जाता है, जिसको देखने के बाद ये बंदा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है यूज, और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि ड्रू जियाओ है वो इंटरमीडिएट रिजर्व मार्शल आर्टिस्ट है, और इसके पास कई सारी हर तरीके की मार्शल आर्ट टेक्निक है, एक एक्सपर्ट जिसे हराना मेरे लिए भी कितना ज्यादा आसान नहीं होने वाला। आई मैं हरा ही नहीं पाऊंगा, पहली बात तो ये है। लेकिन इस बंदे को किसी पेपर की तरह मेरे फेंगजुन ने इतनी ज्यादा आसानी से इसके पेट में छेद कर दिया है इस एरो से, कितना ज्यादा अमेजिंग है। जो फेंगजुन है वो मेरी मेमोरी में इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, वो इतने डिफरेंट हो चुका है ये बंदा। तो तभी फेंगजुन उससे क्या लगता है कि तुम मुझे रास्ता दिखाओ। वो सेवा सुनने के बाद यूजुल कहता है कि कहाँ का रास्ता भाई। फेंगजुन से क्या लगता है कि ब्लैक एक्स ग्रुप के हेडक्वार्टर का। तभी उनका एक साथी बच्चा को उससे क्या लगता है कि तुम वहां पर जाना चाहते हो, जो कि यूजू है कोई और नहीं। और क्या लगता है कि क्यों जाना चाहते हो, फेंगजुन से क्या लगता है कि उनको निपटाने के लिए। तभी डायरेक्टर उससे क्या लगता है कि फेंगजुन, लेकिन फेंगजुन से रोकता है, उससे क्या लगता है कि डायरेक्टर प्लीज आज मुझे मत रोकिए, क्योंकि जो चीज है वो ऑलरेडी हमारे वेलफेयर हाउस की जो सेफ्टी है वो थ्रेटन कर दिया, यानी कि धमका दिया गया है, वो काफी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन में पड़ चुकी है। मुझे जल्दी जल्दी जाकर उन सभी के सभी प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़कर फेंकना होगा। ये बात सुनने के बाद यूज उससे क्या लगता है कि जो ब्लैक एक्स ग्रुप है वो ऑलरेडी एडवांस रिजर्व मार्शल आर्टिस्ट का मेंबर है। और जियाओ बात करें तुम्हारे बारे में, तो तुम ऑलरेडी एन इंटरमीडिएट रिजर्व मार्शल आर्टिस्ट बन चुके हो। ये बात सुनने के बाद फेंगू ने अपनी पावर को रिलीज करता है, और उससे क्या लगता है कि तुम्हें तुमसे किसने कहा था कि मैं एक इंटरमीडिएट रिजर्व मार्शल आर्टिस्ट हूँ। जब वो अपनी पावर रिलीज करता है तो यूजू से देखकर घबरा होता है, क्या लगता है कि एडवांस रिजर्व मार्शल आर्टिस्ट। तभी डायरेक्टर उससे क्या लगता है कि फेंग तुम्हें जल्द से जल्द वापस आना होगा, वो भी एक पीस में, वो भी सेफली। याद रखना इस बात को, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं तुम्हें वहां पर जाने के लिए, लेकिन पुलिस को जरूर बता दूंगी यहाँ पर क्या क्या हुआ है। और तभी वो जियालन को कुछ बुलाती है, तो जियालन वहां पर कुछ सामान लेकर आती है और उसे एक बैग देती है। उससे क्या लगता है कि फेंगयुन तुम्हें अपने आप को फोर्स करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और वो उस बैग को लेकर उससे क्या लगता है कि कोई बात नहीं है आपको। तभी डायरेक्टर उसको जब जाते हुए देखती है तो मन में सोचती है भाई कहने लगती है उससे, फेंगयुन मुझे पता था कि जो एनोनिमस डोनेशन करने वाला हमारा था वेलफेयर हाउस में, वो कोई और नहीं बल्कि मैं तुम थे, जो कि फ्रीजिस बीच को मारने के बाद पैसे कमाकर हमें डोनेट कर रहे हो। तुम फाइनली ग्रो हो चुके हो। और वो दोनों के दोनों वहां से जाते हुए उन्हें देख रही होती है, और इसकी स्माइल मारती हुई जाती हुई देखती है, और कहने लगती है कि तुम फाइनली एक रिलायबल मैन बन चुके हो। दूसरी तरफ हमें ग्रुप की टीम का लीडर का ब्लैक ऑक्स के हेडक्वार्टर सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी के सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, पार्टी कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि जो हमारे बॉस है वो वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल है। आपकी जो फॉर्जिंग टेक्निक है जो ऑलरेडी प्रोफेशनल स्टेज पर पहुंच चुकी है, वो वाकई में बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है। आपकी जो ब्रिलियंट स्ट्रेटजी है, तो हमने लियू यून ग्रुप को बिना किसी परेशानी के डिस्ट्रॉय कर दिया है। और एक बार हम उनके जो को लीडर है फेंग यूजू, उसे हम मार दें तो सारा का सारा पैसा हमारा हो जाएगा उनका, और हमारी ब्लैक एक्स ग्रुप है वो पूरे के पूरे आउटर सिटी में सबसे ज्यादा रिचेस्ट और अमीर हो जाएगी, और सबसे ज्यादा स्ट्रांग भी बन जाएगी स्टार साइन बेस की। यहाँ तक कि जो मिलिट्री वाले हैं वो भी हमें थोड़ा बहुत तो फेस दिखाएंगे, थोड़ी इज्जत तो देंगे ही। और वो बंदा काफी ज्यादा खुश होने लगता है अपनी तारीफ सुनते हुए। और तभी कोई चिल्लाता है और कहने लगता है कि तुम्हारा को लीडर यहाँ पर आ चुका है, और एक उड़ता हुआ पैकेट उसकी तरफ बढ़ने लगता है, और लुढ़कते लुढ़कते वो चीज उसकी टेबल पर आकर गिरती है, और वो कुछ और नहीं बल्कि में उसके को लीडर का सर होता है, वो भी कटा हुआ। इसको देखने के बाद वहां के सभी लोग चिल्ला पड़ते हैं, और क्या लगता है को लीडर का हेड, ओ तेरी तो किसने मार दिया इसको। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे को लीडर मारे जा चुके हैं। इसको देखते हुए वो बंदा उसका लीडर हंसने लगता है जोर जोर से। तभी एंट्री होती है फेंगजुन की, जिसको देखने के बाद लीडर उस पर अटैक करते हैं। उससे क्या लगता है कि हे जंगमैन, तुमने वाकई में हिम्मत दिखा दिया हमारे इस ब्लैक एक्स ग्रुप पर अटैक करने के लिए, लगता है कि तुम जिंदा नहीं रहना चाहते हो। जैसे भी लीडर हमारे फेंगजुन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, तो फेंगजुन भी कहाँ हार मानने वाला, और वो उससे फाइट करने के लिए रेडी होने लगता है, और अपनी स्वॉर्ड निकालकर अपनी स्वॉर्ड को वहीं पर छोड़ देता है। भाई ये देखने के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग वाली बात होती है, जिसको देखने के बाद फेंग यूजू काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि शिट, ये बंदा भले ही एडवांस रिजर्व मार्शल आर्टिस्ट पर पहुंच चुका है, और इसकी जो फॉर्जिंग टेक्निक है वो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन फेंगजुन के बारे में बात करें तो वो अभी अभी तो एडवांस रिजर्व मार्शल आर्टिस्ट पर पहुंचा है। इसने अभी तक किसी प्रकार की कल्टीवेट आर्ट नहीं किया है,
मार्शल आर्टिस्ट टेक्निक को। भले ही इसने कल्टीवेट भी कर लिया होगा तो कितना ही सीख सकता है, कितना ही पावरफुल बना होगा ये बंदा। दूसरी तरफ पेंगुइन को दिखाया जाता है जो कि अपनी एडमायरबिलिटी को एक्टिवेट कर देता है, जो कि शील्ड टेक्निक होती है, जिसको देखने के बाद यूजू और भी उससे शॉक हो जाता है और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि ये तो प्रोफेशनल स्टेज पर पहुंच चुका है एडमिलिटी के, क्या मैं वाकई में कोई सपना देख रहा हूँ क्या। और तभी वो लीडर फेंगुइन पर अटैक कर रहा होता है। फेंगुइन भी आगे बढ़ता है, मन में सोचते हुए क्या लगता है कि मैंने पहले ही कई सारे के सारे इंफॉर्मेशन खरीद लिए यहाँ पर जितनी भी फोर्सेस है उस ब्लैक मार्केट, जो ब्लैक एक्स ग्रुप का जो लीडर है लियू मूतिया, मुझे पता है कि ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन मेरे मुकाबले में तुम कुछ भी नहीं हो। जब दोनों के पंचेस आपस में टकराते तो एक ही झटके में वो लीडर दूर जाकर गिरने लगता है फेंगुइन के अटैक से। और फेंगुइन तो इतना पावरफुल होता है कि एक एक मुक्का मारने के बाद उसकी स्पीड इतनी पावरफुल होता है कि उसके पीछे आ जाता है और पीछे आने के बाद उसके सर पर एक जोरदार अटैक कर देता है उसका हाथ तोड़ने के बाद, और उसी के साथ वहां पर एक जोरदार धमाका होता है और वो लीडर वहीं पर मर जाता है। जिसे देखने के बाद उस गैंग के जितने भी बाकी के मेंबर्स होते हैं ये देखकर काफी शॉक हो जाते हैं और मन में सोचते हैं क्या लगता है कि इसने सिर्फ और सिर्फ एक ही टेक्निक का इस्तेमाल किया है और एक ही हिट का इस्तेमाल किया है और हमारे लीडर खत्म। और जब यूजी उसे देखता है तो वो क्या लगता है कि जो लियू मूतियान है वो हारा गया, वो भी इतनी आसानी से। ये तो वाकई में बहुत ही सरप्राइजिंग और शॉकिंग वाली बात है। और यहीं पर इस लीडर की एंडिंग होती है और थोड़ी बहुत जान बची होती है तो वो अपनी जान की भीख मांगे लगता है, लेकिन फेंगुइन उससे जिंदा नहीं छोड़ता और उससे कहने लगता है तो वो वाकई में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ दूंगा ताकि तुम मेरे लिए फ्यूचर में और ज्यादा परेशानी खड़ी कर सको। ये तुम्हारी गलतफहमी है। और ब्रदर जू, बाकी का जितना भी मैटर है मैं तुम्हारे हवाले छोड़ता हूँ। और उसके जो इतने भी सबॉर्डिनेट्स होते हैं ये देखकर उसके इतने पसीने छूटे होते हैं और वो काफी तक घबरा रहे होते हैं क्योंकि फेंगुइन इस वक्त काफी ज्यादा डरावना ऑरा रिलीज कर रहा होता है। तभी यूजू उनकी तरफ बढ़ने लगता है उन्हें मारने के लिए और सभी के सभी लोग अपने घुटनों के ऊपर टिक जाते हैं और कहने लगते हैं कि हम लोग तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हैं। यूजू उसे ये सिचुएशन देखने के बाद मन में सोचते हुए क्या लगता है कि ये लोग इतनी ज्यादा डर चुके हैं फेंगुइन के ऑरा से और उसकी स्ट्रॉन्ग पावर से कि ये कुछ भी नहीं कर सकते अब। और उन सभी को हराने के बाद फेंगुइन वापस से अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी अचानक से उसे एक नोटिफिकेशन आता है। यहाँ पर टीचर की तरफ से उसे मैसेज भेजा गया है कि स्टूडेंट फेंगुइन स्टेशन आउटर सिटी है वो 4 हिस्सों में बटी गई है। हाईलैंड मार्शल आर्ट अकेडमी, 10,000 फेनिक्स मार्शल आर्ट अकेडमी, कांगियोन मार्शल आर्ट अकेडमी, मोजी मार्शल आर्ट अकेडमी, ये 4 हाई स्कूल की मार्शल आर्ट अकेडमी है। उसके बीच में एक स्कूल कंपटीशन होने वाला है, वही 1 अगस्त को। तो तुम्हें जल्दी जल्द स्कूल में वापस आना होगा। और तभी सिस्टम लेडी बाहर आकर उससे कहने लगते कि फाइनली वो दिन आ चुका है जिसके लिए तुम तैयारियां करने में लगे हुए थे, और बताने लगते कि जो 4 स्कूल के बीच में बड़े बड़े एंट्रेंस एग्जाम का जो फाइट होने वाली है, जो टूर्नामेंट होने वाला है, उसका इस्तेमाल से जो भी विनर होगा वो स्टार्सन अकेडमी में सिलेक्ट किया जा सकता है उन टैलेंटेड इंडिविजुअल्स को। अगर तुम वाकई में इनर सिटी में जाना चाहते हो, वहाँ पर रेजिडेंस का हक पाना चाहते हो खरीदने के लिए और घर खरीदना चाहते हो, तो तुम्हें इस कंपटीशन में जल्द से जल्द हाँ पार्टिसिपेट करना होगा। यही तुम्हारे पास एक आखिरी रास्ता बचा हुआ है। इसको सुनने के बाद फेंगुइन उससे कहने लगते हैं अगर ये बात तो माननी पड़ेगी, अगर मुझे जीतना है तो सीधी सी बात है, या तो टूर्नामेंट में बन जाए या फिर कोई मार्शल आर्टिस्ट बन जाए। जो प्रिंसिपल है वो मुझे ग्रेड 3 की पिल दी थी प्रिंसिपल ने मुझे, ताकि वो मुझे ब्लैक हॉर्स बना सके इस एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम के दौरान, क्योंकि जो हाईलैंड मार्शल आर्ट अकेडमी है वो काफी सालों से लास्ट पेज पर आ रही थी, तो मुझे उनके फेवर को रिपे तो करना ही पड़ेगा। तभी सिस्टम लेडी मुस्कुराती है और उससे क्या लगता है लेकिन तुम्हारे लिए जो मेन पॉइंट ये बात है कि अगर तुम इनर सिटी में जाते हो तो तुम्हें काफी ज्यादा पावरफुल लोग मिल जाएंगे और उनसे इंटरेक्ट करोगे और फिर उन्हें इंटरेक्ट करने के बाद तुम उन्हें प्रोजेक्ट कर लेना, उनके साथ फाइट करना और फिर धीरे धीरे करके तुम पावरफुल बन जाना, सिंपल। दूसरी तरफ जो फेंग यूजू होता है वो बाहर आता है घबराते हुए फेंग को बुलाने लगता है। तभी फेंग उससे क्या लगता है कि तुमने अंदर काम निपटा दिया है। यूजू उससे क्या लगता है कि जो ब्लैक के ग्रुप के है वो अब मेरे अंडर कंट्रोल में, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस बारे को लेकर मुझे ब्लेम नहीं करोगे। तभी फेंग उससे कहने लगता है कि मैं वाकई में बहुत ज्यादा लेजी हूँ इस मैटर के बारे में सोचने के बारे में, लेकिन इस बात का ख्याल रखना तुम्हारी खुद की पावर ही ट्रू पावर होती है और दूसरों की पावर पर तुम रिलाइट करोगे तो तुम पावरफुल नहीं कहलाओगे। ये बात सुनने के बाद वो कहता है ठीक है मैं समझ गया, और काफी शौक होती है भी कह रहा होता है कि आज मैंने वो चीज विटनेस की है कि आखिरकार स्ट्रॉन्ग क्या होता है। एक अकेले बंदे ने पूरे के पूरे ग्रुप को डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर तुम चाहो तो तुम इंस्टेंटली किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो इस पूरे के पूरे ग्रुप में। इतनी तारीफ सुनने के बाद फेंग जाने लगता है, उससे क्या लगता है कि तुम जल्दी से वापस जाओ और अपने इस मैटर को संभाल लो और हमारे इस वेलफेयर हाउस को भी। और जब मैं यहाँ पर आसपास में नहीं हूँ तो मैं चाहता हूँ कि हमारे वेलफेयर हाउस में जो भी हो उन लोगों को चोट ना पहुंचे और किसी को भी इंजर्ड ना हो। ये बात सुनने के बाद फेंग यूजू उससे क्या लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, भले मुझे अपनी जिंदगी दाव पर ही क्यों लगानी पड़े, मैं सभी लोगों को प्रोटेक्ट जरूर करूंगा। और तभी हमें सिस्टम के अंदर के स्पेस में दिखाया जाता है जहाँ पर फेंग यून प्रैक्टिस करने में लगा हुआ है उसी बंदे के साथ जिसने उसकी फिश चुराई थी, और कह रहा होता है मन में सोचते हो कि अगर मैं इनर सिटी में चला जाता हूँ तो यहाँ पर ऐसा भी समय होगा जब मैं वेलफेयर हाउस का ख्याल नहीं रख पाऊंगा, तो मुझे जल्द से जल्द समय निकालना होगा और गाइड करना होगा यूज की कल्टीवेशन में ताकि वो भी पावरफुल बन जाए। मेरे टाइम काफी नहीं है, मुझे जल्द से जल्द कल्टीवेट करना होगा और पावरफुल बनना होगा। मैंने ये भी सुना है कि जितने भी 4 स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वे ऑल एडवांस रिदम मार्शल आर्टिस्ट ऑलरेडी बन चुके हैं, और अगर मुझे इनसे जीतना है तो मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा बिल्कुल मार्शल आर्टिस्ट के बराबर। और जैसे ही उसका हाथ कट जाता है तो वो अपनी स्वॉर्ड से सामने वाले अपोनेंट को भी हराने में कामयाब रहता है, लेकिन इतना ज्यादा फाइट करने के बाद भी उसे ड्रॉप में कुछ नहीं मिलता। ये बात सुनने के बाद वो कहता है फिर से फाइट करूं, लेकिन फिर से फाइट करने के बाद उसे फिर से कुछ नहीं मिलता, तो वो बार बार फाइट करने लगता है
और इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी उसे कुछ भी नहीं मिलता ड्रॉप में, जिसे देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगती है। चिल्लाते हुए कहने लगता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। सिस्टम लेडी फेंग यून को इतना परेशान देखती है तो वो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि फेंग यून कंटिन्यूअसली लगातार चैलेंज करने में लगा हुआ है जोंग यून मिया को 2 महीनों तक। लगता है कि ये बंदा ये बात समझ चुका है कि रैंक 1 मार्शल आर्टिस्ट और 3 एट्रीब्यूट टैलेंट सिर्फ उनके साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये मार्शल आर्टिस्ट बन सके सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर। सिर्फ इसके लिए सिर्फ यही तभी पॉसिबल है जब ये हाई रैंक मार्शल आर्ट टेक्निक हासिल कर लेगा या फिर फोर्जिंग बॉडी टेक्निक। शायद तभी ये मार्शल आर्टिस्ट की जो रैंक है उसे अचीव कर सकता है और तभी हमारा एमसी उसे अपने रिवॉर्ड मिल जाता है और उसको देख करके बताने लगते हैं कि तुम्हें मुबारकबाद हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने फाइनली जो ग्राइंड कर जो आइटम चाहते थे वो तुम्हें मिल चुका है, रैंक 3 फोर्जिंग बॉडी टेक्निक गॉड टायरेंट टेक्निक। और तभी फेंग उससे तुरंत कह देता है कि इसे एक्सटेंड करो। जैसे ही टेक्निक एक्सटेंड होती है तो उसके दिमाग में इसकी सारी की सारी नॉलेज आने लगती है। इसका दिमाग इतना छोटा होने के कारण इसकी इतनी ज्यादा नॉलेज जब एक साथ इसके दिमाग में जाती है तो काफी ज्यादा पेन होने लगता है, जिसके कारण वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है दर्द के कारण और कहने लगता है कि ये तो वाकई में बहुत ज्यादा पेनफुल है और मेरे बॉडी के हर एक पार्ट में ये दर्द बहने में लगा हुआ है। मेरी स्किन ऐसे फील हो रही है जैसे ही कई सारी आंट यानी कि चींटियां मुझे मिलकर काटने में लगी हुई हैं। तभी सिस्टम लेडी उससे कहने लगती है कि तुम अचानक से प्रोफेसर स्टेज तक रैंक 3 फोर्जिंग टेक्निक को सीखने में लगे हुए हो और अचानक से इस तरह पहुंच चुके हो इतना हाई लेवल पर। ये तो नॉर्मल सी बात है कि तुम्हारी जो बॉडी है जो कि इसके लिए नहीं बनी है, अभी तक परफेक्ट नहीं हुई है, वो उसे हैंडल नहीं कर सकती। तो अपने आप को तुम पहले तो रिलैक्स करो, उसके बाद तुम बेहोश हो जाओगे, फिर तुम्हें बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं होगा। ये बात सुनने के बाद फेंगुइन भी हंसने लगता है और हंसते हंसते सिस्टम लेडी से कहने लगता है कि मैं लड़कियों के सामने कभी भी इस तरीके से बेहोश नहीं होने वाला। मतलब इतना दर्द हो रहा है लेकिन अपना जो ठरकीपन है वो नहीं छोड़ने वाला ये बंदा। और तभी हमें उसे प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है इसी टेक्निक को जो कि उसने हासिल किया है काफी समय तक, जिसको देखने के बाद सिस्टम लेडी उससे कहने लगती है कि पूरी रात भर के इसने हार्ड वर्क किया है, फाइनली इसकी जो टेक्निक थी वो स्टेबलाइज हो चुकी है, इसकी बॉडी से मैच सिंक्रोनाइज हो चुकी है। अब इसके पास गॉड टायरेंट टेक्निक है जो कि प्रोफेशनल स्टेज पर पहुंच चुकी है। वह इसका इस्तेमाल कर अपनी बॉडी के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिंग शील्ड बना सकता है इसका इस्तेमाल करके। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं इसके इस्तेमाल से वो किसी प्रकार के अलॉय वेपन्स के अटैक को भी रोक सकता है। ये वाकई में तुम्हारे लिए तुम्हारा ट्रम्प कार्ड होना कोई बुरी बात नहीं है। तभी हमें उस होप ऑर्गेनाइजेशन को दिखाया जाता है जिसका नाम बदलकर ये रख दिया गया है जो कि पहले था। वहाँ के सभी लोग देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं क्योंकि फेंगन वहाँ पर आ चुका है और आकर कह रहा होता है कि मैं बाकी में बहुत ज्यादा समय हो चुका है जब से मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को देखते हुए आया हुआ हूँ जो कि ब्लैक और एक्स ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी। फेंग यूजू ने रियली में इसका नाम बदलकर कुछ होप ऑर्गेनाइजेशन रख दिया है। अगर प्रिंसिपल को इसके बारे में पता चला तो वो मुझ पर लेकर काफी ज्यादा गुस्सा करेंगे। तभी वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ब्रदर यून का स्वागत करते हैं जहाँ पर फेंगन उससे कहने लगता है कि तुम अपने बॉस को जल्दी से बाहर बुलाओ। फेंगन को देखकर उनकी इतनी ज्यादा फटी पड़ी होती है कि उनके पसीने छूट गए होते हैं। तभी यूजू बाहर निकलता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें आखिरकार समय मिल ही चुका है, तुम फ्री होकर यहाँ पर आ चुके हो। तभी फेंगन उससे कहने लगता है कि हाँ मेरे पास यहाँ पर कुछ था जिसमें मैं तुम्हारी मदद चाहता था। तभी यूजू उससे कहने लगता है कि तुम बस मुझे बोलो, तुम्हारा जो ब्रदर है वो तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तभी फेंगन उससे कहने लगता है कि तुम्हारे पास जितने भी मैन है उन सभी को मुझ पर अलॉय एरो से शूट करने के लिए बोलो। और मन में सोचते क्या लगता है कि मैंने ऑलरेडी गॉड टायरेंट टेक्निक को मास्टर कर लिया है, अब मुझे इसके डिफेंस को चेक करना है और मुझे पता चल जाएगा कि आखिरकार ये कितना ज्यादा पावरफुल है। ये बात सुनने के बाद सभी के सभी इतने भी सबॉर्डिनेट होते हैं उसके सभी लोग शॉक होकर वहीं पर बेहोश हो जाते हैं और वो भी काफी ज्यादा घबराया होता है और कहने लगता है कि तुम चाहते हो कि हम तुम्हें शूट करें। और फेंगुइन से भीख मांगते हुए कह रहे होते कि ब्रदर यून प्लीज हमें माफ कर दो, हमें छोड़ दो। अगर हमने आपके सामने कुछ भी गलत किया है तो हम तुमसे बोल रहे हैं, तुम बस हमें बता दो ना, अगर हमने कुछ गलत किया है तो उसे सही कर लेंगे। ये बात इसको इस तरीके से व्यवहार करती है जब देखता है फेंगुइन तो काफी सरप्राइज हो जाता है और मन में सोचते क्या लगता है कि ऐसा पॉसिबल है कि ये सभी के सभी लोग ये सोचने में लगे हुए हैं कि मैं कोई बहाना बना रहा हूँ इन लोगों को मारने के लिए। तभी यूज उससे क्या लगता है कि फेंगुइन इस तरीके से मजाक करना बंद करो, ये अलॉय एरोस है, तुम्हें समझ में भी आ रहा है। भले तुम्हारी जो एडमिरलिटी है वो प्रोफेसर स्टेज पर पहुंच चुकी है लेकिन तुम इतने ज्यादा एरोस को एक साथ नहीं रोक सकते। तभी एमसी उससे क्या लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बस अपनी जो नई स्किल है ट्राई करना चाहता हूँ। लेकिन इसकी इतने ज्यादा जिद करने के बाद यूजू कुछ भी नहीं कर सकता और मन में सोचते क्या लगता है कि इस भाई इस बंदे ने इतनी जल्दी एक नई टेक्निक भी सीख ली है, क्या तुम्हें सोने की जरूरत नहीं पड़ती क्या। और तभी बारी आती है उसके टेस्टिंग करने की और वो सभी को ऑर्डर देने लगता है उस पर शूट करने के लिए। और जैसे शूट करने का ऑर्डर देता है तो बहुत ज्यादा मात्रा में कई सारे एरोस फेंगुइन की तरफ बढ़ पड़ते हैं। तभी फेंगुइन की टायरेंट बॉडी एक्टिवेट हो जाती है जिससे कि इसके आसपास जितने भी एरोस आते हैं वो या तो डॉज हो जाते हैं या तो उस पर टकराने के बाद जमीन पर गिर जाते हैं और कुछ एरोस तो उसके बॉडी से टकराने के बाद तुरंत टूट भी जाते हैं, जिसको देखकर एमसी कहने लगता है कि जो टायरेंट टेक्निक है इसकी जो पावर है वो वाकई में अमेजिंग है, मानना पड़ेगा। और इस तरीके से प्रैक्टिस करने के बाद वो वहां से चला जाता है और उन सभी का धन्यवाद देने लगता है, जिसको देखकर वो भी काफी सरप्राइज होते हैं, मुंह फाड़ता हुआ कहने लगता है कि अगर ये किस तरीके की स्किल है, ये वाकई में ऑलरेडी हाई रैंक पर पहुंच चुकी है, मैं तो इसके बारे में कभी सुना भी नहीं था।
तभी उसके सबॉर्डिनेट उसके पास आकर उससे कहने लगते कि ब्रदर यू, क्या आप सिर्फ ऐसा पॉसिबल है कि पहले तो आप मुझे ये बताओ कि जो ब्रदर यून है वो कितने साल के हैं। वो बताता है कि 15 साल का। ये बात जानने के बाद सभी के सभी लोग शौक के मारे टूट जाते हैं और कहने लगते हैं, मन में सोचते हो क्या हमने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी वाकई में बर्बाद कर दी क्या। यहाँ तक कि इस जैसा बच्चा भी इतना पावरफुल बन सकता है। तभी सीन शिफ्ट होता है उस समय पर जब 4 स्कूल एंट्रेंस एग्जाम होने वाला हो, जहाँ पर फेंगयुन प्रिंसिपल के ऑफिस के पास पहुंच जाता है। तो उसके अलावा भी वहाँ पर कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि जाने के लिए रेडी होते हैं। प्रिंसिपल उसे बुलाता है, उससे कहने लगता है कि तो फाइनली आ चुके हो। और आसपास के जितने भी लोग होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो उसको देखकर कहने लगते हैं कि आखिरकार ये बंदा है कौन और इतना ज्यादा लेट आया, ये बंदा कितना ज्यादा एरोगेंट है। तभी अलग बंदा होता है, वो कहने लगता है कि इसका नाम कुछ जाना पहचाना से क्यों लग रहा है। तभी मिस्टर भाई जब इसे देखता है तो कहने लगता है कि जैसा कि उम्मीद किया था, ये बंदा भी उस 4 स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने में लगा हुआ है। तभी लड़की कहती है, मन में सोचते हो कि चाहे कुछ भी हो जाए इस बार मैं तुमसे नहीं हार मानने वाली। तभी लड़का कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए इस बार मैं तुम्हें पूरी तरीके से क्रश करके रख दूंगा। तभी सिस्टम लेडी बाहर आती है जो कि मिरर से सब कुछ देखने में लगी होती है और उससे कहने लगती है कि सभी के सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो सभी के सभी रिजर्व एडवांस रैंक पर मार्शल आर्टिस्ट पे पहुंच चुके हैं। जहाँ तक कि जो बातियान चैन है और जो तीनों की तीनों स्टूडेंट्स हैं, फेंगयोन तुम इस एंट्रेंस एग्जाम में बिल्कुल भी केयरलेस में तो ना, इस बात का ख्याल रखना। तभी प्रिंसिपल कहने लगता है कि जबकि सब लोग यहाँ आ चुके हैं तो चलो हम लोग चलते हैं अपनी डिनर अपनी पार्टी करने। आए भाई समझ गए होगे क्या कहना चाहता हूँ अपनी जर्नी पर। तभी फेंगुइन बस में बैठकर मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जब से मैं इस वर्ल्ड में आया हुआ हूँ तो मुझे 5 मंथ हो चुके हैं और फाइनली मैं इनर सिटी में जाने के लिए रेडी हूँ। इसको देखकर ऐसा लगता है जैसे कि मैं बिगिनर विलेज में हूँ और नोबल्स के मुकाबले में और गेम्स की प्रोग्रेस के मुकाबले में वाकई में बहुत ज्यादा स्लो चलने में लगा हुआ हूँ। तभी हमें स्टार साइन बेस के इनर सिटी का सीन दिखाया जाता है जो कि वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है और मेन गेट के एंट्री पर उनकी बस पहुंच जाती है, जिसको देखकर पेंगुइन काफी ज्यादा खुश होता है और कहने लगता है कि इनर सिटी की जो वॉल्स है वो काफी ज्यादा हाई है आउटर वॉल्स के मुकाबले में, यहाँ तक कि इनकी जो क्वालिटी है वो पूरी तरह से डिफरेंट है। तभी मेन गेट का दरवाजा खुलता है और वह सभी के सभी लोग उस इनर सिटी के अंदर पहुंच जाते थे, जिसको देखने के बाद वो और ज्यादा एक्साइटमेंट से भर जाता है और कहने लगता है कि सभी के सभी जो बिल्डिंग्स है वो अलॉय मटेरियल से बनी हुई है और ये मटेरियल्स है ना, जो अलॉय मटेरियल वो रैंक 2 के प्रीसियस बीच के चार्ज को बिना किसी परेशानी के रोक सकती है। इनर सिटी और आउटर सिटी के बीच में जो गैप है वो वाकई में बहुत ज्यादा बड़ा है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं यहाँ पर जो गलियों में फिरने में लगे हुए हैं लोग, वो 90% लोग कल्टीवेटर्स हैं, इसलिए सेफ्टी रेटिंग भी बहुत ज्यादा हाई है। स्टार साइन यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है अगले सीन में, जहाँ पर सभी के सभी स्टूडेंट उस अकेडमी में पहुंच गए होते हैं, जिसको देखकर वो क्या लगता है कि अच्छा तो ये है स्टार साइन यूनिवर्सिटी। तभी प्रिंसिपल उससे क्या लगता है कि जो स्टार साइन यूनिवर्सिटी है उसमें घुसना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला। इस बार का जो एग्जाम है वो आसान नहीं होगा, ये हम एग्जाम एरिया में आ चुके हैं, जो एग्जाम है एंट्रेंस एग्जाम वो यहाँ पर रखा जाएगा तुम्हारे लिए। तभी वहां पर सायरन बजने की आवाज आने लगती है और पता चलता है कि और भी बसेस वहां पर पहुंच चुकी है, अलग अलग स्कूल की, और अलग अलग के स्कूल के जितने भी हेडमास्टर होते हैं वो भी आ गए होते हैं वहां पर। इसको देखने के बाद एक बंदा बाहर निकलता है और कहने लगता है कि हालियान स्कूल यहाँ पर हमसे पहले पहुंच चुका है। भले वो पहले पहुंच चुका है लेकिन जो रिजल्ट है उसका उससे डिफरेंट नहीं पड़ने वाला, ये फिर से लेट हो जाएगा, भले वो जल्दी आए या पहले आए। अगर तुम्हें पता है कि तुम बेड रिजल्ट आने वाला है तुम्हारा तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये काफी ज्यादा बुरी बात होगी अगर तुम अपने स्टूडेंट को भी यही सोचने पर मजबूर कर देते हो। तो ये बात सुनने के बाद इस प्रिंसिपल को गुस्सा आने लगती है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये ओल्ड बास्टर्ड कहीं के। तभी फेंगयुन को कुछ सेंस होता है और वो देखता है शिट, यहाँ तो एक प्रीसियस बीस्ट आ चुका है। तभी हमें उड़ता हुआ ईगल दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है और ये रैंक 3 प्रीसियस बीस्ट होता है, इसके ऊपर कोई बैठा हुआ है। इसको देखने के बाद फेंगयुन मन में सोचता है, कहने लगता है कि फाइनली फाइनली यहाँ पर एक ऐसा प्रीसियस बीस्ट आ चुका है जिसे एक बंदा ये किसी माउंट की तरह इस्तेमाल करने में लगा हुआ है। आखिरकार ये बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है कि ये इतना सब कुछ कर सकता है। और वो बीस्ट और वो बंदा दोनों का दोनों नीचे की तरफ देखते हैं और उनका ब्रेन प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि नीचे का पूरा इलाका साफ हो गया होता है उनके प्रेशर से। और तभी वो बंदा जो कि उस पर सवारी करने में लगा हुआ है वो भी नीचे उतर कर आता है तो कहीं सॉलिड लग रहा होता है भाई। और ये बंदा ली फेंग है, एडवांस रैंक मार्शल आर्टिस्ट। और बाकी के जितने भी हेड होते हैं स्कूल के वो उससे कहने लगते कि टीचर ली, तो इस बार के जो एग्जामिनर है वो आप हैं, आप वाकई में बहुत हार्ड वर्क करने में लगे हुए हैं। और टीचर ली वाकई में बहुत रितुदियस भी है, स्ट्रिक्ट है और ग्रेट इंसाइट भी है, इनके बेस्ट एग्जामिनर है। ये देखते हुए फेंगजुन अपने प्रिंसिपल से पूछता है कि आप वहां पर जाकर इंटरेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हो। तभी प्रिंसिपल उससे कहने लगता है कि फेंगजुन तुम्हें एक बात याद रखना होगा कि जिस जमाने में तुम जीने में लगी हुई हो, ये जो जमाना है वो इंटरसेक्शन में बिल्कुल यूजलेस है, क्योंकि जो पीपल की रिलेशनशिप है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ तारीफ और अच्छे अच्छे वर्ड कहकर नहीं बनती। तभी फेंगयुन की जो मिरर होता है वो उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन देने लगता है ली फेंग की, और जब उसकी इंफॉर्मेशन देखता है तो उसके पास बहुत मात्रा में रैंक 3 की मार्शल टेक्निक्स होती हैं। इसको देखने के बाद वो काफी खुश होते हुए कहने लगता है कि जैसा कि उम्मीद किया था एडवांस रैंक मार्शल आर्टिस्ट से इसके पास तो वाकई में अच्छा अच्छा मटेरियल है। तभी सिस्टम कहने लगता है कि ये वाकई में पिटी वाली बात है कि इसके जो ये बंदा है वो मार्शल आर्ट एट्रीब्यूट बंदा नहीं है। तभी फेंगयुन उससे क्या लगता है कि तुमने इसके जो हाईलान स्कूल के जो प्रिंसिपल है क्या तुमने इसे कभी प्रोजेक्ट किया है। तभी सिस्टम उससे कहने लगती है जो प्रिंसिपल की सिचुएशन है वो थोड़ी स्पेशल है, अभी तुम्हारी जो पावर है करंट पावर लेवल उसके हिसाब से उसे प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता।
ये बात सुनने के बाद फेंगयू उससे कहने लगता है क्या इस बंदे के पास कोई स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्ट टेक्निक है। तभी सिस्टम लेडी कहने लगती है कि तुम्हें पता चल जाएगा जब तुम ली फेंग की प्रोजेक्शन को चैलेंज करोगे और इससे जीत जाओगे। तभी ली फेंग सामने खड़ा होकर उससे कहने लगता है कि इस बार का जो एग्जाम है पूरी तरीके से डिफरेंट होने वाला है। हम यहाँ पर जो पहले की तरह हुआ करते थे चारों के चारों स्कूल आपस में फाइट कर वैसा करते थे, वैसा कुछ नहीं होगा इस बार। इस बार की सिचुएशन पूरी तरीके से बदल चुकी है। ये बात जानने के बाद सभी के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। जहाँ पर वो एग्जामिनर उससे कहने लगता है कि जो फ्रंट फॉरेस्ट के जो एंड तक जो पहुंचेगा स्टारसन एकेडमी की, वही इस एग्जाम को पास करेगा। ये बात सुनने के बाद वो प्रिंसिपल कहने लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली थी वो रियल निकली। तभी ये कहने लगता है लेकिन तुम्हें एक बात का ख्याल रखना कि जो फॉरेस्ट के अंदर यहाँ पर कई सारे स्टारसन एकेडमी के कई सारे एग्जाम वीकेस्ट में फ्यू ऐसे मेंबर्स हैं जो सबसे ज्यादा कमजोर लेवल पर आते हैं। अगर तुम उन लोगों को हरा देते हो तो उनकी जो पोजीशन है वो तुम्हारे साथ रिप्लेस हो जाएंगे, उन्हें निकाल दिया जाएगा और तुम्हें अंदर ले लिया जाएगा। तो वो जो चाहे वो मेथड यूज करेंगे तुम्हें रोकने के लिए, ताकि वो अपनी पोजीशन को बचा सकें। ये बात सुनने के बाद मिस्टर बाई से कहने लगता है कि हमें आपस में फाइट करवाने में लगे हुए हैं स्टारसन एकेडमी के स्टूडेंट के साथ। क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम लोग डिसएडवांटेज पर हैं? जहाँ पर फेंगू मन में सोचते हुए कहने लगता है कि स्टारसन एकेडमी में घुसने के सिर्फ तीन तरीके हैं। पहला है कि तुम मार्शल आर्टिस्ट बन जाओ 30 साल से पहले। दूसरा है कि इनर सिटी में बचपन से लेकर ट्रेनिंग करो। और तीसरी मेथड है कि तुम्हें इस 4 स्कूल एंट्रेंस एग्जाम को पास करना होगा। और जो भी एंटर करता है इसमें वो यूजुअली देखा जाए तो मार्शल आर्टिस्ट बन जाता है 1 साल के अंदर अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि भले ही कोई भी वीकेस्ट स्टूडेंट क्यों ना हो स्टारसन एकेडमी का, वह सभी के सभी कम से कम नोविस रैंक मार्शल आर्टिस्ट पे तो जरूर पहुंचेंगे। और तो उन सभी को अपनी खुद की पोजीशन भी प्रोटेक्ट करनी है, तो वो कुछ भी मीन्स अपनाएंगे अपने आप को पास करने के लिए। तो ये साफ साफ पता चलता है कि यहाँ पर सभी के सभी लोग कोई भी एंट्रेंस एग्जाम को पास नहीं करने वाला। शायद यहाँ में से कुछ लोग तो मारे भी जाएंगे। अगर बात करें मेरे बारे में तो अगर मुझे 2 नोविस रैंक मार्शल आर्टिस्ट पर अटैक किया गया एक टाइम पर तो मैं भी हार जाऊंगा। और तभी सिस्टम से कहने लगता है कि जल्दी जल्दी से ली फेंग को प्रोजेक्ट करो और लेवल चेंज कर देना नॉर्मल ह्यूमन पर। अगर मैं इसे पहली बार हरा देता हूँ तो मुझे डेफिनेटली बढ़िया सी ड्रॉप मिलने वाली है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरी जो किस्मत है वो अच्छी है या नहीं है, कोई मुझे बेटर मार्शल आर्ट टेक्निक मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये बात सुनने के बाद सिस्टम लेडी उसके पास आकर उससे कहने लगती है कि तुम इस बात को लेकर श्योर हो। तभी हमारा फेंगयू उससे कहने लगता है कि जी हाँ, तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो, जल्दी से चालू करो। और तभी उसकी जो बैटल है ली फेंग के साथ वो स्टार्ट होने वाली होती है। इसको देखकर मन में सोचते हुए कहने लगता है कि प्लीज इस बार मुझे कुछ ऐसी चीज दे देना जो कि मेरे काम आए। और तभी दोनों की घमासान युद्ध वहीं पर चालू हो जाता है और एक ही पंच में एमसी की बच जाती है, जिसको देखने के बाद वो सिस्टम लेडी हंसने लगती है। और फेंगयू जब इसे देखता है तो कहने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, भले ही इसकी जो मार्शल आर्टिस्ट टेक्निक और कॉम्बैट एक्सपीरियंस है लेकिन ये अभी भी एक नॉर्मल ह्यूमन है। ये बात सुनने के बाद सिस्टम उससे कहने लगता है कि जो भले ही ये एक नॉर्मल ह्यूमन है जिसके पास मार्शल आर्टिस्ट टेक्निक है, ऐसा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता रियलिटी में, बल्कि मुझे प्रोजेक्शन है वो नॉर्मल ह्यूमन की बॉडी को इस्तेमाल कर मार्शल आर्टिस्ट टेक्निक कर रही है यूज, जिससे पहले कि इसकी जो बॉडी है वो पावर से डिस्ट्रॉय कर दी जाए, इससे पहले वो तुम्हें मारने में कामयाब रहता है। तो अगर तुम्हें इसे हराना है तो सबसे पहले तो तुम्हें शांत रहना होगा, शांत, समझ रहे हो ना। और फिर उसके बाद तुम्हें अपने आप को छुपने की जगह ढूंढनी होगी। फिर उसके बाद तुम्हें एक प्लान बनाना होगा किस तरीके से तुम ली फेंग की प्रोजेक्शन को हरा सकते हो। और फिर उसके बाद तुम एक न्यू मार्शल आर्टिस्ट टेक्निक पा सकते हो। फिर उसके बाद तुम स्टार्ट करना अपने इस एंट्रेंस एग्जाम को, जहाँ पर वो मन में सोच तो कह रहा होता है कि मुझे ग्राइंड करना होगा, भले ही मुझे दूसरों की चिंता करनी होगी, कोई मुझ पर एम्बुश कर दे, अटैक कर दे। ये वाकई में डेंजरस है जैसी सिचुएशन जो मैंने अभी तक फेस नहीं की कभी भी। और तभी वो बाहर की दुनिया में बैठकर एग्जाम भी दे रहा होता है और दूसरी तरफ अंदर फाइट भी कर रहा होता है। रैंक 3 मार्शल टेक्निक लोन पीक 13 स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है ली फेंग एमसी को मारने के लिए, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिसको देखकर मन में सोचते हुए कहने लगता है ली फेंग की पोजीशन को देखकर लगता नहीं कि इम्पॉसिबल है मेरे लिए इसे हराना, लेकिन मुझे कोई ना कोई प्लान तो सोचना होगा। तभी ली फेंग रैंक 3 मार्शल टेक्निक स्ट्रॉन्ग गोल्डन पाम स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है, जिससे कि फेंग एक बार फिर से दूर से अगर गिरता है। मन में सोचते क्या लगता है कि जिससे पहले कि ये जो बंदा है वो अपनी मार्शल आर्टिस्ट टेक्निक का पावर इस्तेमाल करने के कारण खुद ही जाकर मर जाए, मुझे तब तक इसके अटैक को अवॉइड करना होगा। लेकिन भाई जो ली फेंग होता है इतना पावरफुल होता है कि वो रैंक 3 मार्शल टेक्निक स्वैप लोकेशन क्लोन का इस्तेमाल करता है और एक झटके में टेलीपोर्ट होकर फिर से एक बार फेल देता है इसको, जिसको देखते हुए फेंग कहने लगता है कि लेकिन इस बंदे की मार्शल आर्टिस्ट टेक्निक कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, मुझे नहीं लगता कि मैं इसे हराने में कामयाब रहूंगा इतने आसान तरीकों से। और तभी बाहर के सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मन में सोचते हुए कह रहा होता है कि जो एग्जाम का टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स बचे हुए हैं, कि मैं वाकई में समय पर मुझे टेक्निक मिल पाएगी। दूसरी तरफ फॉरेस्ट के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर स्टारसन एकेडमी के सभी स्टूडेंट आपस में बात करते हुए कह रहे होते कि हमें 24 घंटे की भी जरूरत नहीं है, ये सारे के सारे स्टूडेंट बिल्कुल एक नंबर के बेवकूफ है और इन्हें वाकई में ऐसा लगता है कि ये स्टारसन एकेडमी में एंटर कर सकते हैं। इस बार का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो अलाउ नहीं किया गया है न्यू स्टूडेंट को ज्वाइन करने के लिए, बट हम सभी को वापस से स्कूल में रखने के लिए और आउटर सिटी के स्कूल के अबॉलिश करने के लिए पूरी तरीके से बहाना है और कुछ नहीं, क्योंकि आउटर सिटी के लोगों की प्रेजेंस यहाँ पर होना बस हमारे उसको वेस्ट करना है और कुछ नहीं। तभी मिस्टर बाई इन सभी की इतनी ज्यादा हरकतों को देखकर काफी तक घबरा गया होता है, चुप कर उन्हें देख रहा होता है। जहाँ पर वो लोग कह रहे होते हैं कि जल्द से जल्द हमें सभी के सभी स्टूडेंट को रोकना होगा, क्योंकि उनके जो पॉइंट्स है वो दूसरे स्टूडेंट की तरफ छुड़ा लिए जा रहे हैं। हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना होगा और अपनी रैंक को बढ़ाना होगा। चीजें देखकर इस बंदे की फट गई होती है और अपनी आवाज को बंद करने के लिए अपने मुंह को ढककर बैठा हुआ था अपने हाथों से। दूसरी तरफ फेंगुइन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी ली फेंग के साथ फाइट करने में लगा हुआ है। वो बंदा रैंक
टू मार्शल टेक्निक गोस्ट फ्लेम 18 किक का इस्तेमाल करता है फेंग यून को मारने के लिए। फेंग यून दूर जगह गिरता है और तभी उसे एक मौका मिल जाता है उस पर अटैक करने के लिए। लेकिन जब ये प्रैक्टिस करने में लगा होता है तभी पीछे से एक बंदा आ जाता है जो कि उसे मारने का बढ़िया मौका मिल जाता है फेंग यून को, और काफी ज्यादा खुश भी होता है और कहने लगता है कि मैंने यहाँ पर एक ऐसे चूजे को ढूंढ लिया जो कि चुप कर बैठा हुआ था। लेकिन अंत में आकर फेंग यून उस ली फेंग को मारने में कामयाब रहता है और कहने लगता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, ये फाइनली मेरी जीत हुई। रियल वर्ल्ड में हमारे एमसी को ये बंदा ऑलमोस्ट मारने ही वाला होता है, लेकिन हमारा एमसी को होश आता था तुरंत और उसे जो नई टेक्निक हासिल होती है उस टेक्निक का इस्तेमाल कर वो पीछे वाले बंदे को एक झटके में मार देता है। और इस वक्त ये काफी ज्यादा भयानक लग रहा होता है और उसको देखकर फेंग यून कहने लगता है अब जबकि तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी तो एक बात का ख्याल रखना कि तुम भी यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ, और मैं तुम्हें बिल्कुल भी बख्शने नहीं वाला, और मैं तुम्हारा इस्तेमाल करने वाला हूँ। जो मुझे नई टेक्निक मिली है उसका इस्तेमाल करके उसे चेक करने के लिए कि आखिरकार ये कितनी पावरफुल है। और जो बंदा फेंग यून को मारने के लिए आया हुआ होता है वो इतना ज्यादा घबरा चुका होता है, क्या लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ उसने एक मूव का इस्तेमाल किया है और मेरी बैंड बजा दी इस बंदे ने। तभी फेंग यून उससे कहने लगता है वो इसीलिए कि जो प्रोफिट है स्टेज की रैंक की जो रैंक 3 मार्शल आर्टिस्ट टेक्निक है क्लून शैडो स्लैश, इसे हराना काफी ज्यादा आसान नहीं है। और फेंग यून एक झटके में उसे मारने में कामयाब रहता है और उसे मारने के बाद बढ़ पड़ता है आगे की तरफ। और अब स्टार्ट होता है फेंग यून का असली एग्जाम, और इसी एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ अब फाइट स्टार्ट होगी नेक्स्ट पार्ट में। यहीं पर मैं पार्ट की एंडिंग करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं चाहिए। जितना ज्यादा आप रिएक्शन दिखाओगे उसी हिसाब से मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा। और गाइस आप लोग डिस्कॉर्ड भी चेकआउट कर सकते हो प्रीमियम प्रोडक्ट्स के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू एंड साइनिंग आउट। और गाइस प्लीज यार कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको अच्छी लग रही है सीरीज तो भी, और अच्छी लग रही है तो भी फीडबैक दे देना यार प्लीज। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा गाइस, बाय बाय।